शाहरुख खान साहब के लिए मैं एक बात कहूँगा कि अगर बाप अभी भी जवान बेटे को बता रहा है कि दुनिया में किस तरह से चलना है तो प्रॉब्लम है। आमिर खान जी की स्टोरी जहाँ से उनको मिस्टर परफेक्शनिस्ट का टैग मिला था, तो वो स्टोरी क्या है? किसी की तो लाइफ है सिनेमा और कोई जस्ट ट्राई कर रहा है। क्या सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है एक अच्छी सिनेमा के लिए? लोग गलती ये करते हैं कि एक्टर बनने के लिए मुंबई जाते, एक्टर हो तो मुंबई जाओ। तो डू यू थिंक कि जैसे विद नेटफ्लिक्स कमिंग इन इंडिया या अदर OTT प्लेटफॉर्म्स एक प्लेटफॉर्म मिला है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को, मूवी मेकर्स को या एक्टर्स को? उनका इंटेंशन पैसा कमाना भी होता है। आज के टाइम में क्या PR इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि वो सबकी एक्टिंग से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? और हाँ, मैं शूट कर रहा था, मैंने शॉट दिया, शॉट देने के बाद मैं साइड में खड़ा हुआ था। तो इतने में बाइक पे दो लड़के आए, उन्होंने पूछा भाई शूट चल रहा है क्या? मैंने कहा हाँ। हीरो कौन है? कोई ऐसा अनकंफर्टेबल ट्रुथ इस इंडस्ट्री का जो आपको भी पहले नहीं पता था बट विद टाइम पता लगा एंड यू एक्सेप्टेड इट? पहले सिर्फ लड़कियों को खतरा होता था, आजकल लड़कों को भी। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू POV अनपॉपुलर पॉडकास्ट्स। और आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं हृदय मंजीत जी। ये एक एक्टर हैं, राइटर हैं और अपकमिंग डायरेक्टर हैं। इनकी एक मूवी ओ हम जो थिएटर्स में रिलीज़ हुई होगी, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी देखी होगी जो हमें सुन रहे हैं। इनकी एक बहुत ही पॉपुलर नेटफ्लिक्स सीरीज़ है इंडियन प्रेडेटर, और साथ ही अपकमिंग टाइम्स में उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और मूवीज़ अभी रिलीज़ होने वाले हैं। तो आज इस पॉडकास्ट में हम इनके साथ डिस्कशन करने वाले हैं मूवीज़ पे, सिनेमा पे, एक्टर्स पे, राइटर्स पे, इवन वर्ल्ड सिनेमा को हम कवर करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये पॉडकास्ट, स्पेशली अगर आपको सिनेमा से प्यार है, थोड़ा सा मोहब्बत है, तो आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हो। तो स्टे ट्यून टिल द एंड, बिकॉज बहुत ही स्पाइसी एक रैपिड फायर राउंड भी होने वाला है एंड में। एंड आई होप दैट यू एन्जॉय द पॉडकास्ट एज मच एज वी एन्जॉयड शूटिंग इट। थैंक यू। So hello and welcome Hriday Manjeet ji in the studio in the show POV and Popular Podcasts। and सबसे पहले कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी एकदम ठीक हूँ। आई नो ये नाइट टाइम शूट है बट आई होप it's going to go great। and आप एक्टर हैं, आप राइटर हैं। तो ये जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक्टिंग, सिनेमा, बॉलीवुड, राइटिंग और कुछ मसालेदार गॉसिप्स भी। ऑफ कोर्स आप हैं तो आपके साथ हम करेंगे। बिल्कुल। ओके, तो हम शुरू करते हैं एंड आई थिंक शुरू हम कुछ एक लाइट क्वेश्चन से रखते हैं। ग्रोइंग अप आपके फेवरेट एक्टर कौन रहे हैं? मेरे फेवरेट एक्टर ठीक से कहूँ अगर याद आता है तो शायद सबसे पहले मेरे फेवरेट एक्टर जैकी चैन थे और टॉम हैंक्स थे। ओके। और तीसरे एक्टर मैं कहूँगा तो कमल हसन। ओके। क्योंकि जो लोग हम आज बात करते हैं कि हॉलीवुड ऐसे करता है या वो वैसे करता है, कमल हसन साहब भी वही सब कर रहे थे शुरू से। बहुत सारे रूल्स उन्होंने ब्रेक किए सिनेमा के, और शायद एक ज़िंदगी में कोई इतना कमाल नहीं कर सकता है, शायद इसलिए उनका नाम कमल हसन है, कमाल हसन होना चाहिए था। ओके, वाओ, गुड चॉइसेस। तो आई थिंक बिकॉज जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप उस टाइम पे खान्स का वो था बहुत ज़्यादा ज़माना कह सकते हैं। तो मेरे फेवरेट एक्टर शाहरुख खान हमेशा से रहे थे। मेरे भी है। हाँ, सो आई थिंक जब ऑफ कैमरा वी वर टॉकिंग द अदर डे, तो यू हैड समथिंग टू से अबाउट शाहरुख खान। तो आई थिंक व्हाट वाज दैट प्लीज? मैं ये कहता हूँ कि हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, हाँ। हम सब आर्टिस्ट हैं, सब कुछ है, सब कुछ ठीक है, लेकिन शाहरुख खान साहब के लिए मैं एक बात कहूँगा कि वो खुदा के ना फेवरेट चाइल्ड है। वो ब्लेस्ड है, वो कुछ अलग है, वो कुछ कमाल है। और उनके बारे में कुछ भी कहना उतना ही कम है, बताया नहीं जा सकता। जैसे आप कहते हैं ना कि प्यार को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है, ऐसे शाहरुख खान साहब को भी डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। कुछ कमाल हैं वो। मैंने उनको जब फर्स्ट टाइम देखा तो वेव समिट में मैंने देखा था, और मैं रिएक्ट नहीं कर पाया कुछ भी। उनको देखने के बाद आपको ना थोड़ा टाइम लगता है। उनको जब आप देखते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो अकेले ऐसे एक्टर है दुनिया के जिनके साथ कैमरा नाइंसाफ़ी करता है। वो बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन कैमरे में वो उतना नहीं लगते हैं, बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन अगर आप उनको रियल में देख लोगे तो आप हैरान हो जाओगे। वाओ, कमाल एक्टर तो है, इतना ज़्यादा ज़बरदस्त ऑरा है, ज़बरदस्त। शायद ऑरा वर्ड वहीं से आया है।
तो जब हम शाहरुख खान की बात कर रहे हैं तो हम सलमान और आमिर की भी थोड़ी सी बात, जी। बिकॉज आई रिमेम्बर आप ही से मेरी बात हो रही थी एंड आप आमिर खान जी के बारे में कुछ बता रहे थे, एक स्टोरी जहाँ से उनको वो मिस्टर परफेक्शनिस्ट का टैग मिला जी, था। जी, जी। तो वो स्टोरी क्या है? जो मुझे थोड़ा बहुत याद है कि मैं एक इंटरव्यू देख रहा था और उसमें पता लगा कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट उनको कहाँ से मिला। एक्चुअली जो थोड़ा बहुत मुझे याद है वो शबाना आज़मी जी के यहाँ पर एक नरेशन ले रहे थे और वो बहुत ज़्यादा इनग्रॉस हो चुके थे सुनते-सुनते। तो उनसे चाय पीने के लिए उनसे जब पूछा तो उनका ध्यान नहीं, उन्होंने क्या क्या पूछा? चाय पीनी है? हाँ। कितनी पीनी है? कितना बड़ा कप है? तो वो हैरान हो गए, यार ये कप का साइज़ देखकर चाय बताएँगे। तो वहाँ से उन्होंने उसको मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहना शुरू किया। सलमान खान जी के लिए मैं एक बात कहूँगा कि अगर आप गौर से देखेंगे तो मेरे यहाँ पर चोट का निशान है। ये सलमान साहब के प्यार की वजह से है। ओके। ओके। मैं बहुत ज़बरदस्त फ़ैन रहा हूँ तीनों ही खान का, अक्षय कुमार जी का भी और अजय देवगन साहब का भी। लेकिन सलमान खान ना कुछ ऐसे थे जब आप बहुत छोटे थे कि यार इतना हैंडसम कोई कैसे हो सकता है? ओके। हैंडसम बहुत नहीं, ज़्यादा हाँ वो शुरू सुंदर से। तो थे। तो मुझे याद है कि घर पर काम चल रहा था और रिकंस्ट्रक्शन जैसे होता है, बाकी कंस्ट्रक्शन जैसे होता है, वो काम चल रहा था। नीचे से मुझे आवाज़ किसी ने मारी कि सलमान खान की फ़िल्म हम देख रहे हैं वीसीआर पर। पहले जैसे रेंट करके हम वीसीआर पे देखते थे, तो बागी फ़िल्म थी जो मुझे याद है। आवाज़ मारी और जैसे ही मैंने सुना कि बागी देख रहे हैं और मैं बिल्कुल क्रेज़ी उनके पीछे। मैं उतरा 2 सीढ़ी और मेरा पैर फिसल गया। मैं नीचे लुढ़कता हुआ गया, जाके पत्थर लगा सर पे। हॉस्पिटल में आँख खुलती है तो मेरे टाँके लग रहे हैं। तो ये सलमान खान साहब का प्यार है जो मैं लेके घूम रहा हूँ। मतलब उस एज में भी आपको इतना ज़्यादा क्रेज़ था बेसिकली हाँ, मूवीज़ एक्चुअली का। मेरे फादर जो है, उनकी वजह से हम लोग सब फैमिली में फ़िल्म बहुत ज़्यादा देखते थे। उन्हें हॉलीवुड बहुत ज़्यादा पसंद था। ओके। तो मैंने कहीं न कहीं बॉलीवुड और हॉलीवुड एक साथ देखा है। मेरे लिए दोनों पैरेलल थे। कोई ऐसा नहीं था कोई आगे है, कोई पीछे है। मेरे लिए बिल्कुल साथ थे। तो उनको देख-देख कर उनसे उनसे मैं स्टोरी सुनता था फ़िल्मों की। मेरी मदर भी कभी-कभी मज़ाक-मज़ाक में एक्ट करती थी। तो इन लोगों से थोड़ा-थोड़ा देखकर मुझे भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि कब वो चीज़ मेरे अंदर बिल्ड होने लगी। वो नरेशन करना, वो स्टोरी आइडियाज़, वो नकल करना, वो प्यार करना, वो मोहब्बत करना फ़िल्मों को। तो शायद मेबी मेरी फैमिली के अंदर वो चीज़ें थी, तो धीरे-धीरे मेरे अंदर आ गई। ठीक है। तो जब आप बोलते हैं कि शुरू से ही बचपन से ही आपको एक तरीके से मोहब्बत थी सिनेमा से, तो अगर हम मूवीज़ की बात करें, सिनेमा की बात करें, तो आपके हिसाब से क्या सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है एक अच्छी सिनेमा के लिए? इज़ इट द राइटिंग पार्ट? इज़ इट द एक्टिंग पार्ट? इज़ इट द डायरेक्शन पार्ट? इज़ इट द म्यूज़िक पार्ट? क्या सबसे इम्पोर्टेंट होता है? मेरे ख़्याल से सबसे इम्पोर्टेंट है इंटेंशन। ओके। सबसे पहले एक ऑनेस्ट इंटेंशन कि हमें एक फ़िल्म बनानी है। अगर और उसके बाद डायरेक्टर का विज़न बहुत ज़रूरी है। किसी का विज़न क्लियर होना चाहिए। अगर विज़न क्लियर होगा तो वो बाकी लोगों को समझा सकता है कि वो क्या करने वाला है। ऑब्वियसली राइटिंग एक बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन अगर आप सिनेमा की तरफ पीछे मुड़कर देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी फ़िल्में हैं जिसमें स्टोरीज़ अच्छी नहीं थी, लेकिन म्यूज़िक बहुत अच्छा था, फ़िल्म चल गई। किसी की स्टोरी बहुत अच्छी थी, तो चल गई। किसी का डायरेक्शन बहुत अच्छा था। बट सबसे पहली ज़रूरत ये है कि हम एक अच्छी फ़िल्म बना रहे हैं, वो इंटेंशन बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद तो फिर सब चीज़ें फ़ॉलो करती है। अगर एक बार ये क्लिक कर जाए फ़िल्म आपकी, कुछ भी उसमें ऑनेस्ट आपने किसी ने काम किया तो फ़िल्म चल जाती है। ओके। तो इंटेंशन मैटर्स। इंटेंशन बहुत मैटर करती है। बट ठीक है, तो इंटेंशन मैटर करता है, बट डू यू थिंक जैसे स्पेशली अगर हम जब हम इंडियन सिनेमा की बात करते हैं तो बॉलीवुड का नाम सबसे ज़्यादा आता है, तो वहाँ पे जो मूवीज़ बनाई जाती हैं उनके पीछे आपको क्या लगता है, ऐसे इंटेंशन होता है या वो एक कमर्शियल सक्सेस पाने के लिए वो बस कमर्शियली ही उनको ऐसा चाहिए कि बस ये चल जाए, या सही में इंटेंशन होता है मूवी बनाने के पीछे? देखिए, उनका इंटेंशन पैसा कमाना भी होता है। मैंने कहा ना इंटेंशन हाँ। बहुत क्लियर ज़रूरी है। हाँ। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, आप एक आर्टिस्ट हैं, बट एंड ऑफ द डे ये किसी के लिए बिज़नेस है। उसमें पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, तो कहीं न कहीं एक रिस्क फैक्टर आ जाता है। तो हाँ, इस वजह से कई चीज़ें अपने हिसाब से मोल्ड भी होती है, सब कुछ होती है, लेकिन इंटेंशन पैसा कमाना भी है, क्योंकि आर्ट अगर बिकेगी तभी और आर्ट आगे चलेगी। मेरे जैसे आर्टिस्ट अगर फ़िल्म चलेगी मेरे जैसे आर्टिस्ट की, तो मेरे जैसे आर्टिस्ट को और सपोर्ट मिलेगा और हिम्मत मिलेगी। तो ऑब्वियसली ऐसा भी है। तो पैसा भी इम्पोर्टेंट है। ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे किसी का बिज़नेस है।
एंड डू यू थिंक कि ये हमने बॉलीवुड को लेके बोला है, बट अगर हम रीजनल सिनेमास की भी बात करें तो सेम ही है या कुछ डिफरेंट होता है? अभी मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने कमल हसन साहब का नाम लिया, तो मैं बचपन से ही तमिल, तेलुगु और ये फिल्में देख रहा था। अभी आप कन्नड़ और मलयालम की अगर आप फिल्म्स देखेंगे तो अभी जस्ट कंतारा से पहले नेट मतलब बड़े बड़े OTTs खरीदते नहीं थे कन्नड़ और मलयालम फिल्म, खरीदते नहीं थे वो लोग, जबकि उनका कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक्चुअली डिपेंड करता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि यार किसी भी कंट्री की या स्टेट की पुलिस वैसी होती है जैसे वहाँ के लोग होते हैं। तो सेम है कि किसी भी रीजनल सिनेमा का कंटेंट वैसा होगा जैसे वहाँ के लोग देखना पसंद करते हैं। ठीक है ना, अब तमिल तेलुगु आप जाओगे तो रजनीकांत साहब का स्टाइल ज़्यादा चलता है एक्शन में, वो यहाँ नहीं चलता, क्योंकि उन लोगों को वो सब देखना है, उस तरह का सिनेमा भी देखना है। यहाँ पे थोड़ा अलग है। कन्नड़ मलयालम में अगर आप देखेंगे तो सस्पेंस फिल्म ज़्यादा आती है अगर आप देखेंगे, और कुछ अलग वो देखना पसंद करते हैं। उनका राइटिंग लेवल नेक्स्ट लेवल है, ये बात बिल्कुल सच है कि रीजनल सिनेमा में अगर बात होगी तो कन्नड़ और मलयालम को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो विद डिफरेंट रीजन्स वो स्टाइल डिफरेंट हो जाता है बेस्ड ऑन कि वहाँ के लोगों को क्या बिल्कुल पसंद है। तो अभी आपने जैसे बोला कि कुछ टाइम पहले तक OTTs या बड़े बड़े ये प्लेटफॉर्म्स नहीं उतना रीजनल सिनेमास को स्पेस दे रहे, तो अब वो चीज़ चेंज हो रही है? क्योंकि अब फिल्म आप देखेंगे, जब भी कोई कन्नड़ या मलयालम फिल्म आती है, कंतारा आती है, तो अब लिखा आता है पैन इंडिया रिलीज। हम एक पैन इंडिया मूवी एक बना रहे हैं, वो बैरियर अब पार कर चुके हैं। अब क्योंकि नेटफ्लिक्स हो गया या प्राइम हो गया या बाकी OTTs हो गए, अब वो एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। अब अगर मैंने कोई एक फिल्म देखी, मैंने कांतारा देखी, अगर मैंने कोई फिल्म देखी तो मैं उनकी बाकी फिल्म्स भी देखूंगा। तो उनको पता है यार इनकी ये फिल्म चल गई है तो बाकी फिल्म्स भी लोग देखेंगे, तो उनको भी एक रिलीज मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जैसे कुछ टाइम पहले तक बॉलीवुड का जो डोमिनेंस था सॉर्ट ऑफ ओवर अदर रीजनल सिनेमास, वो थोड़ा डाइल्यूट हो रहा है। ये कहना मुश्किल है। ये आप कह सकते हो कि सब अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और एज ए ऑडियंस हमें तो सब कुछ देखना है, हमें तो जो अच्छा लगेगा हम देखेंगे। लेकिन ये बात भी सच है कि कभी कभी ऐसा होता है, जैसे शाहरुख खान साहब जब पूरा सिनेमा देख रहा था कि यार भैया थिएटर पे लोग नहीं आते, कुछ नहीं आते, तो उनकी पठान फिल्म आती है और वो फिर से दिखाते हैं कि वो किंग क्यों है। तो ये ज़रूरी हो जाता है कभी कभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। हो सकता है इस बारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बॉलीवुड ने ली, मे भी हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो साउथ सिनेमा ले, तो ऐसा भी होता है। ओके, ठीक है। तो आप खुद एक राइटर भी हैं एक्टिंग के साथ साथ, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई आपने बहुत ही अच्छी एक स्क्रिप्ट लिखी है आपको तो बहुत अच्छी लग रही है बट रिजेक्ट हो गई सामने से, ऐसा ऐसा होता है? और रीज़न कुछ भी हो सकता है, मे बी उनको वो कमर्शियल सक्सेस ना लगी हो, ऐसा होता है? बिल्कुल होता आपको है। लग रहा है कि यार मुझे तो तवज्जो ही नहीं दी जा रही है, या यू नो Actually में, राइटर्स को स्पेशली उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है? हाँ देखिए, अगर आप वैसे ओवरऑल बात करेंगे तो राइटर्स को उतनी तवज्जो मिलती नहीं है। हमारे यहाँ जैसे अभी मैं बात करूँ कि मैं आपसे कहूँ कि दृश्यम बहुत अच्छी फिल्म है, तो आप किसी और को क्या बताएंगे कि अजय देवगन साहब की आपने दृश्यम देखी है? आपने डायरेक्टर का नाम नहीं लिया, आपने राइटर का नाम नहीं लिया। आप कहेंगे, मैं कहूँगा दृश्यम का सस्पेंस कैसा है, आप कहेंगे ज़बरदस्त है। मैं आपसे पूछूं राइटर कौन है? नहीं पता। नहीं पता। जबकि एक्चुअल में वो जो फिल्म है वो राइटर की है। परफॉर्मेंसेस तो उसमें ऑब्वियसली हैं सबकी, लेकिन राइटर ने कमाल किया है। और हम लोग ऐसे ही बात करते हैं, हम राइटर को तवज्जो नहीं देते उतनी। हमें पता ही नहीं है कि जीतू जोसेफ साहब ने वो लिखी है स्टोरी, और इतनी अमेजिंग लिखी, और वही उसके डायरेक्टर भी थे फिल्म के। हाँ, वो डायरेक्टर भी थे। तो ये होता है हमारे यहाँ, इसी तरह से कहा जाता है, इसी तरह से समझा जाता है। तो ऐसा होता है कि कई बार कोई एक आइडिया आपको अच्छा लगा। ये सिंपल चीज़, मैं ये नहीं कहूँगा कि सब लोग गलत भी हो सकते हैं अगर तवज्जो नहीं दी। ये सिंपल बात है कि मेरी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, मैं अगर किसी को सुनाऊँ तो शायद उसको अच्छा ना लगे, क्योंकि उसका अपना लाइफ का एक एक्सपीरियंस है। तो जो स्टोरी मैं लेकर गया हूँ अपने एक्सपीरियंस से लेकर गया हूँ, मे भी सामने वाले का एक्सपीरियंस अलग है तो उसे वो पसंद नहीं आएगा। मे भी मैं उसके पास कांतारा लेकर गया हूँ, उनको मे भी हम आपके यहाँ कौन बनानी है, अदर इंटेंशन वाली बात है। तो ऐसा हो जाता है। लेकिन मेरे साथ अच्छी बात अभी तक तो ये रही कि जब भी मैं किसी को नरेशन देता हूँ तो फिल्म भले ही ना बने, लेकिन उनके दिमाग में तो एक बार आ जाता है कि यार स्टोरी तो अच्छी है। ऐसा हुआ भी, जो पहली फिल्म थी ओ हाम, उसके जो डायरेक्टर है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, भाई जैसे है, भाई ही है आप कह सकते हैं। तो उनका मेरे पास कॉल आया था कि यार कुछ, उनको पता है मेरे पास बहुत ज़्यादा मैं लिख कर रखता हूँ, मेरा शौक भी है लिखने का। तो उन्होंने कहा भाई आपके पास कुछ कॉमेडी है क्या? तो मैंने 1.5-2 मिनट में एक कॉमेडी आइडिया मैंने उनको सुना दिया।
तो मैंने कहा कैसा लगा, कह रहा यार तो ज़बरदस्त है, ये तो हम ओवरसीज़ में शूट करेंगे तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। मैं ठीक है। अच्छा, मैं कुछ और पिच करना चाहता था। पहले मैंने उसकी दिल की सुन ली, फिर मैंने उसे अपना बता। विद इन 5 मिनट्स मैंने उसको कहा मुझे 5 मिनट दे, मैं एक स्टोरी तेरे साथ शेयर करना चाहता हूँ। और वो स्टोरी थी ओहाम, और उसको सुनाई, आज वो उस फिल्म का डायरेक्टर है। उसने वो कॉमेडी फिल्म छोड़ दी। और ओहाम भी ऐसे आई कि मेरा एक दोस्त था, वो जैसे होता है, जैसे हम लोग हैं, साथ पले होते हैं, बड़े होते हैं, दोस्त होते हैं, तो एक दोस्त को था कि यार मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी फिल्म में कभी एक्ट करूँ। तो उसने मुझे एक आइडिया सुनाया ओहाम का। अक्सर मुझे सुनाया करता था, बट मुझे कभी ऐसा स्ट्राइक नहीं किया। सेम जैसे आपने कहा कि कभी तवज्जो, तो मे बी मैं उसको नहीं दे रहा था, वो मुझे नहीं दे रहा था। तो जब उसने मुझे ओहाम का आइडिया सुनाया तो मैं थोड़ी देर के लिए, मुझे लगा यार इसमें तो बहुत कुछ है। तो फिर साथ में काम किया, फिर टीम जुड़ती गई, और ऑब्वियसली वो फिल्म थिएटर पर रिलीज़ हुई, जो हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात है। 2023 में वो थिएटर पर हुई, अभी वो OTT पर है, और अभी जल्द और OTTs पर भी आने वाली है। नाइस। तो इज इट कि आपका जो फेवरेट जॉनर है, जो आपके दिल को ज़्यादा लगता है, वो सस्पेंस थ्रिलर है, ऐसा कुछ है? ऐसा मुझे लगता था, ओके। बट ऐसा है क्योंकि अभी तक मैं ज़्यादातर, एक्चुअली क्या होता है ना, हर किसी का जैसे बचपन से हम फिल्म देखते हैं, हमारा एक्सपीरियंस होता है, तो मुझे ऐसा लगता था यार कि पहले सीन में अगर आपने नहीं बांधा तो मज़ा नहीं आया। ये मेरा परसेप्शन है एक, कि मुझे ऐसा लगता है अगर आपने शुरू के 2 मिनट में, क्योंकि अब देखिए ना आप, लोग रील ज़्यादा पसंद करते हैं, आप स्क्रॉल करते हैं, विद इन 3 to 4 सेकंड्स आप जज कर लेते हैं इस रील को 15 सेकंड को पूरा देखना है कि नहीं देखना। आप अपने वो 10-12 सेकंड भी बचाते हैं। तो जब हम एक फिल्म बना रहे हैं, हम फिल्म दिखा रहे हैं, तो मुझे ये रहता है यार पहले सीन में ऐसा कुछ हो जाए कि रुक जाए आदमी, कह रहे यार ये क्या हुआ, और फिर वो फिल्म चलती रहे, उसके साथ मज़ा आता है। लेकिन अभी जब मैंने, जो मेरी नेक्स्ट फिल्म है, अनटाइटल्ड है फिलहाल, उसकी रिलीज़ होने वाली है, शूट कंप्लीट हो चुका है, वो रोमांटिक है। तो मुझे उतना ही मज़ा उसको लिखने में आया, और जितने टाइम में मैं सस्पेंस थ्रिलर लिखता हूँ, मैंने उससे पहले ये लिख दी और अच्छी लिखी, प्रोड्यूसर को सुनाई, उनको अच्छी लगी, उन्होंने कुछ चेंजेस कहे, मैंने वो चेंजेस किए, और आज वो फिल्म बन गई। मैंने कॉमेडी लिखी है, सस्पेंस थ्रिलर तो मुझे लगता ही है मेरा फेवरेट ही है एक तरह से, बट रोमांटिक भी बहुत अच्छा। हाँ, मुझे हल्का सा पता है वो नेक्स्ट फिल्म का, हाँ, एंड आपने देखा भी है वो। बहुत जेन अल्फा लव बिल्कुल स्टोरी है बिल्कुल वो। बिल्कुल। तो आई एम श्योर लोगों को, और स्पेशली जो यंग जनरेशन है, उसको Young भी बहुत generation। वो स्टोरी स्ट्राइक करने वाली है, बहुत स्ट्राइक करने वो वाली मे है। बी उससे कनेक्ट करने वाले हैं। क्योंकि मेरा पर्पस यही था कि जैसे अभी लोग आराम से बोल देते बहुत इजीली कि यार जेन जी को क्या पता प्यार क्या होता है ना, ये बोल देते हैं हम लोग। लेकिन मेरा ये मानना है कि प्यार पहले भी प्यार था, प्यार आज भी प्यार है, और प्यार आगे भी प्यार रहेगा। उसका किसी जनरेशन से लेना देना नहीं है। लोग हमसे पहले भी सुसाइड करते थे अगर प्यार पूरा नहीं होता था, आज भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो किसी एक जनरेशन को जस्ट कह देना कि जेन जी को नहीं पता, कि मेरा मानना है कि बिल्कुल गलत है। हर तरह के लोग हैं दुनिया में, और प्यार हमेशा रहेगा। हाँ, मतलब थोड़ा सा जेनजीज पे ज्यादा आरोप लगते हैं कि लगते इन्हें कमिटमेंट का मतलब नहीं पता, एक्चुअली वो इन्हें अपनी प्यार वॉइस रेस करना जानते हैं। एग्जैक्टली तो उन्हें हमें लगता है एक्सप्रेस कि करना हाँ, ज्यादा आता है। क्वेश्चन करता है ना जब कोई आदमी, तो हमें बुरा लगता है। तो ये प्रॉब्लम एक है हम लोगों की। अब आप देखिए ना कि हम लोग जब बड़े हो रहे थे, तो हम बड़े कॉमन तरीके से किसी की तारीफ करते थे कि यार इसका जीके बहुत अच्छा है, इसकी जनरल नॉलेज कमाल की। आज जनरल नॉलेज नहीं है किसी की, क्योंकि सबके पास गूगल है। आज अगर मैं अपने बेटे को कहूँ कि यार तू ये भी याद कर, वो कहेगा क्यों याद करना है, सब कुछ टिप्स पर है। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन डिफरेंट हो गए। अब वो उस लाइफ को सोच भी नहीं सकते कि जब इंटरनेट नहीं होता था, यूट्यूब नहीं होता था, गूगल, तो ऑब्वियसली उनके सवाल हमसे अलग होंगे। और ये तो समाज शास्त्र का भी नियम है कि अगर बाप अभी भी जवान बेटे को बता रहा है कि दुनिया में किस तरह से चलना है, तो प्रॉब्लम है। करेक्ट। ये तो बेटे को पता होना चाहिए, बाप को बताना चाहिए उसे कि अब जमाना बदल चुका है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ओके, सो हमने बात करी कि जैसे आप कभी स्टोरीज लिखते हैं और वो रिजेक्ट हो जाती हैं बिकॉज मे बी उनका अभी ये इंटेंशन नहीं है, तो वैसे ही आपको अदरवाइज भी रिजेक्शंस मिले होंगे अपनी इस जर्नी में, एक्टिंग जर्नी में। तो उस टाइम पे ऐसा आपको ख्याल आया कि यार ये तो बेकार है ठीक है, इसमें कुछ नहीं रखा है, क्यों कर रहा हूँ मैं, ऐसे ख्याल आते हैं स्पेशली जब कुछ रिजेक्शन फेस करना पड़े? रिजेक्शन ऑब्वियसली होते हैं, सबके साथ है, मेरे साथ भी है। बट मैं एक बताता हूँ, ओहाम मैं शूट कर रहा था, यूपी में एटा में मैं शूट कर रहा था, और
मैंने शॉट दिया, शॉट देने के बाद मैं साइड में खड़ा हुआ था, तो इतने में बाइक पे 2 लड़के आए, उन्होंने पूछा भाई शूट चल रहा है क्या? मैंने कहा हाँ। हीरो कौन है? मैंने कहा अभी पानी पीने गया है। तो ऑब्वियसली ऐसा होता है, ये बात सच है, लेकिन ज़रूरी ये है कि हम उस चीज़ को ना अब बुरा ना माने, हम उसको पॉजिटिवली लें। एक बार मैं एक कॉर्पोरेट, ये अच्छा आपने याद दिलाया, मैं एक बार एक कॉर्पोरेट शूट कर रहा था, तो वो पूरा इंग्लिश में था कॉर्पोरेट शूट, उसमें बॉस का कैरेक्टर था उसमें, और जस्ट नेक्स्ट डे शूट होना है और लास्ट मोमेंट में कोई इसमें बैकआउट कर गया। तो अगेन मेरे वहाँ वाले डायरेक्टर थे जो बहुत अच्छे दोस्त है, उन्होंने मुझे कॉल किया कि भाई ऐसे ऐसे आना है और कल शूट है। अब मैं ऑफिस से जस्ट आया था, मेरे पास स्क्रिप्ट उसने भेजी रात को 11-12 बजे, और वो काफ़ी बड़ी स्क्रिप्ट थी, वो भी इंग्लिश में थी। तो नेक्स्ट डे मैं गया, तो उन्होंने देखा मुझे। अब क्या होता है ना कि हम बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं, सब लोगों के साथ है, हमारे साथ भी है। तो उन्होंने मुझे देखा, तो उसने पूछा डायरेक्टर से कि यार हु इज़ प्लेइंग द बॉस? तो उन्होंने कहा कि ये कर रहे हैं। अब जो मेरे साथ जो एक्टर था दूसरा, वो जेनजी, वो हिंदी में बात ना करे और मैं हिंदी में बात कर रहा था, और वो सिर्फ इंग्लिश में बात कर रहा था। मेरा काम है कैरेक्टर को समझना, मैं कैरेक्टर समझ रहा था, तो उसने मना कर दिया, ये नहीं करेगा। उसने जस्ट 2 मिनट के लिए कैबिन में बुलाया कि भाई हृदय भाई आपको बुलाया, 2 मिनट जरा ऑनर से मिलो। मैं मिला उनसे, तो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा ठीक है सर आप कॉफ़ी पीजिए, मैं अभी दोबारा बात। मैं बाहर गया तो मैं कह रहा यार ये मना कर रहा है। अच्छा, उसने मुझे नहीं बताया, डायरेक्टर को उसने बोला कि ये नहीं करेगा। तो उसने बोला आप एक काम करो, पहला टेक लगने दो, फिर बात करते हैं। क्योंकि वो मेरे साथ काम कर चुका था, उसे पता था पहला टेक लगता है। और मैं ये वैसे नहीं कह रहा, मैं जस्ट एक पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ, ताकि जो लोग हार मान जाते हैं वो हार ना माने। तो वो टेक लगा, मैंने डायलॉग शुरू किया, और जो अभी तक इंग्लिश में बात कर रहा था वो डायलॉग भूल गया, क्योंकि वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं एक्ट करने वाला। वो सीन हुआ, वो दिन ख़त्म हुआ। जब दिन ख़त्म हुआ शूट करके, जब मैं घर जा रहा था, तब मुझे पता लगा, मेरे पास ऑनर खुद आया, उसने मुझे कहा कि सर आपसे एक बात कहनी है, जो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है सभी आर्टिस्ट के लिए कि जजमेंटल नहीं होना चाहिए कभी भी। उसने कहा सर मैं नहीं चाहता था आप काम करो, लेकिन आज एक बात बोलता हूँ, आपका एक्ट देखने के बाद मैं आज के बाद किसी से बिना मिले उसको जज नहीं करूँगा। तो ये होता है, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि ये मेरा पॉजिटिव है, मेरा काम है अच्छा एक्ट करना, सीधी सिंपल चीज़ है। अगर मैं किसी के कहने पर ये सोच रहा हूँ कि यार नहीं अच्छा दिख रहा तू उतना, या वो, तो मैं उसको सोचकर नहीं आया कि मुझे एक्टर बनना है, मेरे अपना रीज़न है एक्टर बनने का, तो मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। तो मुझे अपना काम करना है। ऐसा बहुत होता है कि नहीं यार उतनी अच्छी वैसी लुक नहीं है, ये नहीं है, तो मैं कहता हूँ भाई जब सेट पे मिलेंगे, जब काम करेंगे तब देखेंगे, और वही ज़रूरी है एक एक्टर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो रिजेक्शंस ऑब्वियसली अभी भी होते हैं, और सिर्फ मेरे साथ नहीं है, सभी एक्टर्स के साथ ऐसा है, चाहे वो एस्टेब्लिश एक्टर्स भी हों, सबके साथ ऐसा है। बट बात प्रूव करने की होती है, अगर मौका मिलता है, भगवान देता है, तो हम प्रूव भी कर जाते हैं। तो मतलब आपको लेकिन रिजेक्शन के टाइम पे कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं यार ये बेकार है? नहीं, ऐसा कभी ऐसी कभी फीलिंग नहीं, आई? बल्कि हाँ। मज़ा आता है। मैं आपको बताऊं ना कि जैसे उन्होंने जब मुझे ये बात कही ना, तो उसके बाद जब कोई अभी इस शूट पर भी ऐसा हुआ कि इसमें एक सीन था कि मेरे को एक्टर ने मना कर दिया, मैंने आपको बताया भी था लास्ट टाइम मिला था, उसने कहा मैं यार इसके साथ सीन करूंगा, ऐसा ये ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, ये क्या है, ये है, ये वो है। ठीक है, आपको आर्टिस्ट की इज्जत हमेशा करनी चाहिए, जो मेरा मानना है। अब ठीक है, नए लड़के हैं, थोड़ा टाइम लगता है समझने में। डायरेक्टर ने सिर्फ कहा कि आप वो सीन होने दो एक बारी, फिर बात करते हैं। वो सीन हुआ तो वो शॉक्ड हो गया, और कहीं ना कहीं उसके दिल में मलाल रह गया। वो स्टोरी मैंने आपको बताई बताया था, वो आपने। मैं नहीं बता सकता खुलकर उतना। रिवेंज हाँ, उसके अंदर आ अभी गया, रहता है। रहता है। अब वो पता नहीं पूरा होगा नहीं होगा उसका, ओके। बट हाँ रिजेक्शंस आते हैं, और रिजेक्शंस बहुत अच्छी चीज़ है, आपका रियलिटी चेक है। करेक्ट करेक्ट। अगर सभी मेरी तारीफ कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? पॉसिबल नहीं है, भगवान के साथ भी नहीं है ऐसा, तो लोग सवाल कर जाते हैं, तो हमें कैसे हर वक्त तारीफ मिल सकती है? तो ये अच्छी बात है, किसी ने कह दिया नहीं यार ये चीज़ आपकी अच्छी नहीं है, वो चीज़ अच्छी नहीं है, तो एक सोचने का मौका मिलता है यार कि शायद अगर ये सच कह रहा हो, लेकिन आप में इतना दिमाग होना चाहिए कि उसको कितनी बात को सीरियस लेना है।
उसकी बात को लेकर अगर दिल में बैठ जाओगे तो आप अपना नुकसान कर रहे हो। अभी भी कई एक्टर्स ऐसे हैं जो बोल देते हैं कि यार उसने मुझे ना ऐसे बोल दिया। तो मैं सिंपल एक बात पूछता हूँ उनसे कि भैया जब एक्टर बनने के लिए सोचा था तो क्या इसने कहा था एक्टर बनने के लिए, या तुमने इससे पूछा था कि मैं बन जाऊँ? अगर इससे पूछ के नहीं बन रहे थे तो इसके बोलने से रुक क्यों रहे हो? क्यों है? तो एक्टर बनना है, आप बनो। खुद को इतना सीरियसली लेने की कोई जरूरत लाइफ को ही इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए, आई थिंक कभी नहीं लेना Correct, चाहिए। इतना तो अब समझ में आ गया है लाइफ देखने के बाद कि ठीक है सब कुछ चल रहा है, फिल्म्स मिलती है नहीं मिलती है, ये एक अलग पार्ट है। लाइफ तो चल ही रही है, आइसक्रीम की तरह ना, पिघल तो रही है। खानी है तो खा लो, वो पिघल रही है। तो पिघल रही सो बिकॉज हमने ये बात करी कि कैसे खुद को उतना सीरियसली नहीं लेना है या उतना दिल पे नहीं लगाना है रिजेक्शंस, पर इससे भी एक पहले का स्टेप आता है। बिकॉज नॉर्मली जो इस इंडस्ट्री से नहीं है यंगस्टर्स, बट परहैप्स वो जाना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री का पार्ट होना चाहते हैं, तो बहुत सारे मिथ्स हैं या रियलिटी है कि उन्हें लगता है बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है, एक तो लेट्स से अगर वो मुंबई से नहीं है तो अपने आप जी। में एक परसेप्शन आ जाता है कि यार शायद नहीं हो पाएगा, वहाँ जाना पड़ेगा, कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे, पता नहीं कितने टाइम लगेगा ये वो। तो क्या सच में इतना डिफ़िकल्ट है अगर आप इस इंडस्ट्री से नहीं हैं, इस इंडस्ट्री का पार्ट होना? अभी मुझे ऐसा लगता है कि मुश्किल थोड़ा ज़्यादा अभी किसी और वजह से भी हो गया है। Okay. अभी क्या है ना कि बहुत लोग शौकिया भी आने लगे हैं। अब एक आदमी है जिसका सपना ही एक्टर बनना है, और काफ़ी लोग ऐसे हैं कि हम तो ट्राई कर रहे हैं। अब जो लोग ट्राई कर रहे हैं वो 50 लोग खड़े हैं लाइन में, है ना, और जो लोग एक्चुअली में जिनकी लाइफ है एक्टिंग, वो 10 खड़े हैं, तो वो 60 की लाइन हो गई है। तो ये एक बहुत अजीब चीज़ है, बहुत ख़तरनाक चीज़ भी है कि किसी की तो लाइफ है सिनेमा और कोई जस्ट ट्राई कर रहा है। दूसरा ये मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी एक्टर बनने के लिए, कि लोग गलती ये करते हैं कि एक्टर बनने के लिए मुंबई जाते हैं। एक्टर हो तो मुंबई जाओ, एक्टर बनने के लिए मुंबई नहीं जाना। मुंबई जाना है काम के लिए। लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि यार एक्टर बनना है मुंबई चले जाओ। अरे भाई एक्टिंग कर तो लो, पहले सीख तो लो, पहले खुद को समझो तो सही, पढ़ो तो सही। किताबें नहीं पढ़ते आजकल के लोग। तो एक्टिंग जब फील आ जाएगी यार मैं कर सकता हूँ, उतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है, आप तब जाओ ना। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग एक्टर बनने जाते हैं। एक्टर हो तो जाओ, मैं तो ये कहता हूँ। मैंने मुंबई में आज तक कभी कोई ऑडिशन नहीं दिया। मैं जब भी गया हूँ सिर्फ शूट के लिए गया हूँ, और दिल्ली में भी मैंने गिनती के मैंने ऑडिशंस दिए होंगे। उसका रीज़न ये है कि मेरे लिए लाइफ है सिनेमा, मेरे लिए सिर्फ एक सीन नहीं है। मेरे लिए जस्ट ऐसा नहीं है कि मुझे काम करना है, लेकिन वो काम करना है जिसमें मुझे मज़ा आए, एज एन एक्टर मुझे मज़ा आए। तो अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर आप सच में एक्टर बनना चाहते हैं तो आप सबसे पहले तो इसको थोड़ा सीरियसली लें। क्योंकि इसको बहुत अभी भी लोग सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ। अभी बहुत सारे एक्टर्स हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, मेरे जानने वालों में भी है कि जब किसी को फिल्म मिलती है उनको, तो वो जिम जाना शुरू कर देते हैं। अरे आपको एक्टिंग का काम मिला है ना, आप एक्टिंग पे काम करो, आप डिक्शन पे काम करो, आप बॉडी पे काम कर रहे हो। फिल्म मिल गई है आपको, अगर उसका ज़रूरी है पार्ट कि भैया उसमें फिजिक अच्छी चाहिए तो आप डेफिनेटली जाओ। लेकिन मैं क्या सुनता हूँ कि यार 6 महीने से मैं जिम जा रहा हूँ। अरे भैया 6 महीने से जिम जा रहे हो, आपने कितनी बार कोई किताब पढ़ी, कितनी बार डिक्शन पे काम किया, कितनी बार बैक स्टोरी सोची, कितनी बार आपने क्वेश्चन किया राइटर से कि ये करेक्टर ऐसे क्यों बोलता है ना। उल्टा मोल्ड करने लगते हैं कि नहीं मुझे इसमें मज़ा नहीं आ रहा कुछ। अरे भैया आपसे नहीं हो रहा तो उसे चेंज कर दें। कैरेक्टर आप नहीं हो, आपको कैरेक्टर बनना है। तो ज़रूरी यह है एक्टर बनने के लिए सबसे पहले तो ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है कि भैया बनना है, आपका डिक्शन अच्छा होना चाहिए, आप में समझ होनी चाहिए। एक्टर होना पहले और अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क है सोच में। एक्टर तो पहले भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं, बट सोच में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर आप देखोगे अब नए एक्टर्स जो आए हैं, वो ऑडियंस बहुत जल्दी अब गलती निकाल देती है, फटाफट से कमी निकाल देती है, क्योंकि आप आंखों के सामने हो पूरे टाइम। पहले एक्टर कब सामने होता है आंखों के, आप थिएटर जाओगे, आप देखोगे, आप 2-2.5 घंटे तो बस देखते ही रह जाओगे, तो कमी क्या निकालोगे। हाँ, एक मज़ा आ रहा है फिल्म देखने में। अब क्या है, आपका स्क्रॉल होता है, आपका पोज होता है, आपका स्क्रीनशॉट होता है, पूरी लाइफ ही पूरी एक्टर लाइफ की लाइफ। हाँ, बिल्कुल आंखों के सामने हो। तो अच्छा है कि आप प्रिपेयर हो जाओ, उसको एक्सेप्ट करो, और फिर आप मुंबई जाओ, तो आपके चांसेस है कि आपको फिल्म ईजीली मिलेगी। ये चांसेस है। तो ये तो हमने बात करी अगर आपको एक्टिंग में जाना है। लेट्स से किसी को मूवीज़ बनाना है, मे बी शॉर्ट मूवीज़ बनाना है यूट्यूब के लिए,
या OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए, तो उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? क्या वो अपार्ट फ्रॉम मुंबई कर सकते हैं, दिल्ली में कहीं और रह के बना सकते हैं? बिल्कुल। अभी काफ़ी लोग ऐसे हैं मेरे टच में, मुझे लोग भेजते भी हैं फिल्म्स कि जैसे एक है रैंडम एंटरटेनमेंट है, उसमें एक अभिषेक है डायरेक्टर, अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ, तो कई बार मेरे पास आती है फिल्म्स और मुझे अच्छा भी लगता है। अब जैसे आप कह रहे हैं, वो दिल्ली से ही, उन्होंने शायद दिल्ली या नोएडा से ही वो काम करते हैं और मैंने उनका काम देखा है, मुझे अच्छा लगा। तो ऐसे लोगों को मैं बिना कहे, बिना उनके पूछे मैं फॉलो भी करता हूँ, मैं देखता भी हूँ उनका काम। तो अब कहीं पर भी है, सबसे पहले ज़रूरी है कि एक्चुअली दिक्कत क्या होती है, जो मैंने देखा है कि फिल्म बनानी है या शॉर्ट फिल्म बनानी है, तो लोग क्या करते हैं कि मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे कैमरा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे पैसे। नहीं बनती ऐसे फिल्म। सबसे पहले आप ये देखो आपके पास क्या है, जो आपके पास है, आप फ़ोन कैमरा सबके पास है, आप उसे उठाओ और जो आपके पास है आप उससे बनाओ। ना कि आप ये कहो कि मुझे ये चाहिए। अगर ये सब कुछ चाहिए तो फिर वो टाइम तो बहुत टाइम बाद आने वाला है। सबसे अच्छा है कि जो आपके पास है आप उससे शुरू करो, आप कहीं से भी शुरू करो। और लैंग्वेज बैरियर तो इतना ज़्यादा टूट चुका है, आजकल तो लोग साइलेंट फिल्म देख लेते हैं। अभी हाल ही में 2 फिल्में आ चुकी है साइलेंट। तो अच्छा है कि आप अपना किसी भी तरह, सोशल मीडिया इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप उस पर डालिए, लोगों को देखेंगे तो पसंद करते हैं। तो ज़रूरी है जो आपके पास है, जैसा है आपके पास, सबसे पहले आप दिखाओ कि आप कैसा है। एंड ऑल्सो डू यू थिंक कि जैसे विद नेटफ्लिक्स कमिंग इन इंडिया या अदर OTT प्लेटफॉर्म्स, एक प्लेटफॉर्म मिला है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को, मूवी मेकर्स को या एक्टर्स को, ऐसा एक प्लेटफॉर्म उन्हें मिल पाया है कि वो जहाँ पे अगर वो बॉलीवुड में नहीं जा पा रहे हैं तो वो इंडिपेंडेंटली कुछ क्रिएट कर पाएँ? ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सारी ऐसे आइडियाज़ हैं जो, जैसे मैंने बात कही थी इंटेंशन की बात, या मैंने बात कही कि एंड ऑफ द डे ये किसी का बिजनेस है, तो वो बात अगर थिएटर के लिए नहीं कही जा सकती तो वो बात OTTs के लिए कही जा सकती है। वो आइडिया कहीं ना कहीं, बहुत सारे ऐसे कंटेंट या आइडियाज़ है जो OTT के लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं आज के टाइम में। जैसे हमें पता है कि यार अगर किसी की इतनी स्टार पावर नहीं है कि लोग जाके थिएटर पे उसकी टिकट देख के फिल्म देखेंगे, लेकिन हाँ TV पे अगर कंटेंट अच्छा है तो लोग ज़रूर देखेंगे। तो कहीं ना कहीं OTT प्लेटफॉर्म ने ऑब्वियसली हेल्प किया। बहुत सारा ऐसा कंटेंट आप देखें ना, जैसे आप किसी लाइब्रेरी जाते हैं और बुक्स होती है, सेम OTT के साथ है। आप किसी भी कंट्री की फिल्म उधर देख सकते हैं, आप उसे सीख सकते हैं। अब नीचे सबटाइटल्स हैं, डब भी है, सब कुछ है। तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी एक हेल्प हुई है, कुछ नया कंटेंट देखने को मिल रहा है, सीरीज मिल रही है। और कुछ सोचने पे पहले क्या लगता था लोगों को कि यार, जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि मेरे पास तो कमाल आइडिया है, मैंने तो कमाल ही सोच लिया है, पहले लोगों को ये लगता था। अब जब सिनेमा पूरी दुनिया का एक प्लेटफॉर्म पर आ गया तो पता लग रहा है भैया ये तो हो चुका है, मैंने तो कुछ भी नहीं सोचा है। मैं किस ख्याल में था कि मैंने तो कमाल कर दिया है, मैंने कमाल लिख दिया या मैं कमाल एक्टर हूँ। भैया आप देखो जाके OTT पर, पूरी दुनिया की फिल्म्स उधर हैं, सीरीज़ उधर है, और लोगों कमाल अब नहीं 50 साल पहले कर चुके। बड़े बड़े डायरेक्टर्स हुए हैं। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि यार कि मैं कुछ ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, लेकिन जब वर्ल्ड सिनेमा से इंट्रोड्यूस हुआ, मैंने तारकोस्की को देखा, मैंने वोंग कर-वाई को देखा, मैंने इन लोगों को जब देखा, मैंने तो अकीरा कुरोसावा को, इन लोगों को देखा तो समझ में आया यार, एरिक रोमर को मैंने जब देखा फ्रेंच सिनेमा का, कि क्या स्टोरी आइडियाज़ होते हैं यार, और कैसे वो ओजू को मैंने देखा, क्या कैमरा टेक्निक्स होती है यार। हम लोग तो किस ख्याल में थे, जो हम सोच रहे हैं या सोचा भी नहीं था जो कभी कर चुके हैं। तो एक सेंस आता है कि अलग, फिर से वही इंटेंशन वाली बात कि मुझे ऑनेस्टली फिल्म बनानी है, अच्छी होगी लोग देख लेंगे, लेकिन मुझे किसी से कंपटीशन नहीं करना है। मैं अपना काम ईमानदारी से करता रहूँगा तो मे भी किसी के साथ मेरा नाम कल को कोई लेगा, सिर्फ यही हो सकता है। लेकिन मेरा ये मानना हो कि मैं ही सब कुछ हूँ और मैं ही कुछ करके दिखा दूंगा, नहीं भैया। तो आप जाके देखो, वर्ल्ड सिनेमा उठाओ एक बारी, आप सोच भी नहीं सकते कितना कुछ हो चुका है ऑलरेडी। एंड आई थिंक वर्ल्ड सिनेमा की ही अगर हम बात करें तो दैट डे जब हम ऑफ कैमरा भी बात करें तो आप कुछ बता रहे थे इंस्टेंस जहाँ पे एक्टर को कुछ मूवी सीन शूट करना था जहाँ पे उनका कुछ रिब्स ब्रोकन है, उन्होंने एक्चुअली में ब्रेक कर लिया था फॉर दैट। मेरे फेवरेट एक्टर है डी लुइस, डैनियल डे लुइस। बार बार रिटायरमेंट ले लेते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। अभी एनिमनी से वापस आए हैं, उनके बेटे ने डायरेक्ट किया है, को राइटर भी हैं वो। तो उनकी फिल्म है माई लेफ्ट फुट, और अब कहते हैं कि उनको फील नहीं आ रहा था। वो मेथड एक्टर है, मेथड एक्टर की पराकाष्ठा है वो डैनियल डे लुइस। तो उनको फील नहीं आ रहा था, तो उन्होंने एक्चुअल में अपने रिब्स तोड़ लिए थे। और उनके साथ ये था, उसमें वो व्हील चेयर पे रहते हैं, तो जब कोई सीन ख़त्म होता था उसके बाद भी वो व्हील चेयर से उठते नहीं थे।
अगर उनको एक फ्लोर ऊपर जाना है तो टीम लगती थी जो उनको व्हील चेयर के साथ उठा के लेके जाती थी। इस लेवल की डेडिकेशन है एक्टर्स के अंदर। तो अब अगर मैं कहूँ कि मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ या कोई और बहुत बड़ा एक्टर हो, तो भैया ऐसे लेजेंड्स बैठे हुए हैं जो इतना सीरियसली, अभी आप बात कर रहे थे ना कि लोग, मैं आपसे कहता हूँ लोग एक्टर बनने मुंबई जाते हैं, अब देखो ना क्या लेवल है इनका, कितने सीरियस है सिनेमा को लेकर ये। तो ऐसे इंडिया में आपको ऐसे कोई एक्टर दिखते हैं जो काइंड ऑफ इसके थोड़ा बहुत क्लोज हों? मेथड एक्टर को देखिए, अगर मेथड एक्टिंग की बात करूँ तो दिलीप कुमार साहब सबसे पहले थे, जिन्होंने इंडियन सिनेमा को इंट्रोड्यूस किया कि भैया मेथड एक्टिंग क्या होती है। और उनकी एक्टिंग देखकर सच में फील होता है कि ये कोई कैरेक्टर है, ये एक्ट नहीं हो रहा है, ये आप रियलाइज भी नहीं करोगे कई बार उनका काम देखते हुए। ऑब्वियसली बहुत सारे एक्टर्स हैं ऐसे, लेकिन एक एक्टर ऐसे हैं अभी हाल फिलहाल में जिनका मैं कुछ सालों से काम देख रहा हूँ, बट मैंने उनको सब जानते हैं। अभी मैं भी नाम लूँगा, आप मे भी आप पूछेंगे कि कौन सी फिल्म में थे ये, आप बाय फेस आप भी जानते होंगे, लेकिन क्या कमाल के एक्टर है। और मैं चाहता हूँ कि यार उनको कुछ ऐसा मैं देखूँ कुछ करते हुए कि विपिन शर्मा की मैं बात कर रहा हूँ, एक एक्टर है। ये वही है जो तारे ज़मीं पर जो फादर होते हैं उनके। और मैं कहूँगा कि अगर आप उनका लेवल देखोगे एक्टिंग का, तो शायद उनकी सबसे वीक परफॉर्मेंस है जो इतनी अच्छी है तारे ज़मीन पर। वो कमाल के एक्टर है यार। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही उनकी किस किस को प्यार करूं 2 देखी मैंने, कॉमेडी कर रहे हैं उसमें वो, और क्या कमाल के एक्टर है। उनकी खास बात क्या है, क्यों मैं उनका नाम ले रहा हूँ, एक्टर्स तो सभी अच्छे हैं, लेकिन उनकी खास बात यह है कि जब कहते हैं ना कि एक्टिंग इज इन बिटवीन द डायलॉग्स, वो सेम विपिन शर्मा जी के साथ है। जब सामने वाला डायलॉग बोल रहा है उस वक्त जो रिएक्शन देना है और जो एक्ट करना है, मैंने बहुत कम एक्टर्स में देखा है अभी फिलहाल में जो काम कर रहे हैं कि किसी को इतना अच्छा आता हो जितना वो करते हैं। मुझे एक इरफान खान भी बहुत पसंद थे, वो अभी नहीं नाम है। तो बहुत सारे हैं ऑब्वियसली। इरफान खान साहब को तो डायलॉग की भी जरूरत नहीं है ना, वो तो आंखों से कर देते हैं। वो तो आप कोई सी भी फिल्म उठा लीजिए, लंच बॉक्स का सीन उठा लीजिए, जब वो बात करते हैं, वो खाना खा रहे हैं और वो याद करते हुए इधर उधर देखते हैं, तो मालूम पड़ जाता है भैया ये कर गए। ऑल्सो जो न्यू एज एक्टर्स हैं उनमें आपको कोई ऐसा दिखता है जो सही में आपको लगता है? न्यू एज एक्टर्स में मुझे एक लड़के से तो मतलब बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत उम्मीद है, अब आगे देखते हैं। आदर्श गौरव से मुझे बहुत ज़्यादा, उनकी आप वाइट टाइगर देख लो, उनकी आप गन्स एंड गुलाब देख लो, सतीश कौशिक जी के बेटे हैं उसमें विपिन शर्मा जी भी हैं। क्या कमाल का एक्ट किया उन्होंने। तो अभी उनकी एक फिल्म भी आ रही है मेरे ख्याल से, एक रोमांटिक फिल्म उनकी आ रही है, बट मुझे रोमांटिक फिल्म में इतना नहीं है इंटरेस्ट उनकी, मुझे अदर फिल्म्स देखनी है, जैसे वाइट टाइगर टाइप उनकी फिल्म देखनी है। सुपर हीरो ऑफ मालेगांव समथिंग एक फिल्म आई थी अभी प्राइम पर, उसमें भी वो है, बहुत कमाल के एक्टर है। उनसे मुझे बहुत उम्मीद है कि मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि ऑब्वियसली कुछ। और हॉलीवुड में देव पटेल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। आई विश कि उनको ऐसी फिल्म्स मिले कि वो और ज़्यादा एक्सप्लोर करें। तो जैसे आपने जितने ये नाम लिए, परहैप्स ये मे बी उतने मेन स्ट्रीम नाम नहीं है, तो इससे ये भी एक क्वेश्चन आता है कि आज के टाइम में क्या पीआर मतलब इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि वो परहैप्स आपकी एक्टिंग से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर कमर्शियल सक्सेस? हाँ, ऑब्वियसली एक्सेप्ट करना पड़ेगा इसको कहीं ना कहीं। आप देखें ना कि जब शाहरुख खान साहब फैन जैसी फिल्म करते हैं जिसमें वो एक्टिंग का एक अलग लेवल दिखाते हैं, नहीं चलती। लेकिन जब इस तरह की फिल्म्स आती है, एक्शन फिल्म्स आती है, तो बहुत ज़्यादा चलती है। तो ऑब्वियसली उस तरह का सिनेमा भी करना पड़ता है, ऐसा भी होता है, और ये तो ऑब्वियसली सच्चाई है। पीआर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी ये बात सच है कि अभी आप किसी को कहो, मेरे बारे में कहो या आप किसी के बारे में कहो कि हृदय मंजित बहुत अच्छा एक्टर है, तो वो जाके इंस्टाग्राम पे देखेगा इसके फॉलोवर्स कितने हैं। अगर फॉलोवर्स ज़्यादा नहीं होंगे तो वो कहीं ना कहीं आइडिया लगा लेगा, नहीं यार ये उतना अच्छा एक्टर नहीं हो सकता। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि एक्टर को जज करना है उसकी एक्टिंग से, लेकिन हम जज कर रहे हैं उसके फॉलोवर्स से। और ये सच्चाई है कि आज के टाइम में सोशल मीडिया पे एक्टिव होना और ये सब होना, पीआर होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें मैं तो बहुत वीक हूँ। और उसके लिए वो 6 महीने जिम वाला हाँ, वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो इम्पोर्टेंट। आप देखें ना कि अभी मैं मिलता हूँ किसी से, तो खासकर दिल्ली में ऐसा बहुत होता है कि आप किसी से मिले और कोई ऑडिशन हुआ, उसके बाद अरे यार मुझे नहीं लगी है, डायरेक्टर के बारे में वो कह रहे थे, क्या समझती है खुद को, मैं इतना बढ़िया एक्टर हूँ। अच्छा, मैं भी नहीं पहचान रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑब्वियसली मैंने देखा नहीं है, मैंने काम नहीं किया उनके साथ, तो मैंने कहा सर मैं भी नहीं पहचाना वैसे आपको, तो मैंने 3 इडियट नहीं देखी।
अब मैं याद कर रहा हूँ, 3 इडियट तो देखी है, उन्होंने एक सीन बताया। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि लोग एक सीन करते हैं और इस तरह से कई बार वो पीआर से या अपने सोशल मीडिया से इतने ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं कि भैया दिखता है कि वो एक्टर है। मैं सीरीज़ कर चुका हूँ, मैं फिल्म कर चुका हूँ, लेकिन मुझे अभी भी सेट पे मेरा जो अभी भी मैं यहाँ पर जब आया सबसे पहले मैंने फ़ोन खुद से अलग किया। तो क्योंकि मैं एक्टर हूँ, मैं अगर यहाँ आया हूँ, मुझे कोई एक फ़िल्म मिलती है तो मेरे लिए ये नहीं होता कि मुझे फ़िल्म मिल गई, मेरे लिए काम रिस्पॉन्सिबिलिटी का हो जाता है कि यार मुझे किसी ने रिस्पॉन्सिबल समझा इस काबिल कि मैं उस रोल को करूँ, तो मेरा सारा ध्यान उस पर चला जाता है। जबकि होना शायद ये चाहिए, जैसे आज मैं देखता हूँ कि सेट पे पहुँचे तो पहले एक बीटीएस, हाँ, उसके बाद कॉफ़ी पीते हुए शॉट के बीच में क्लैप बोर्ड का, और वो सब 10 रील बन गई एक दिन में। बट मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि मैं जाते ही सेट पे सबसे पहले फ़ोन एक तरफ करता हूँ और सबसे लास्ट चीज़ भी जो मैं उठाता हूँ सेट पे से मेरा फ़ोन ही होता है। तो शायद मुझे चेंज होने की ज़रूरत है, मे बी, मैं ये नहीं कहूँगा कि सोशल मीडिया मैनेजर, हाँ यही मुझे, क्योंकि मेरे बस का तो नहीं है, वो ये सारे काम कर हाँ, देंगे। बिल्कुल। ओके, तो अगर हम बात करते हैं मूवीज़ की, सिनेमा की, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी एक क्वेश्चन आता है। बिकॉज अगर आप मेन स्ट्रीम एक्टर हो, परहैप्स जिसकी मूवीज़ चल रही हैं बार बार, तो शायद आपके लिए वो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। बट कोई आता है, उनकी 1-2 मूवी चल भी जाती हैं, फिर उसके बाद या तो उन्हें मूवीज़ नहीं मिलती हैं या नहीं चलती हैं, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फिर नहीं रहती है उनकी, या वो किसी तरह उसको मेंटेन कर सकते हैं? देखिए, मेंटेन करने का तो एक ही तरीका है कि साथ में आप कुछ कर सके, लेकिन एक्टर के लिए ये पॉसिबल हो नहीं पाता। एक्टर्स के साथ, खासकर आर्टिस्ट के साथ आप देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि टाइम ही नहीं है। अब तो बहुत लोगों से बात चल रही है, समझ नहीं आ रहा ये प्रोजेक्ट करूँ या वो प्रोजेक्ट करूँ, और दूसरे दिन सडनली आपको रियलाइज़ होता है कि काम ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बारे में जैसे मैंने कहा कि एक्टर बनने के लिए मुंबई मत जाओ, एक्टर हो तो मुंबई जाओ, क्योंकि एक्टर बनने के लिए मुंबई जाओगे तो फिर खर्चा होगा आपको। देखो, खाना पीना आप छोड़ नहीं सकते, आने जाने के लिए खर्चा होगा, खुद को ठीक रखने के लिए खर्चा होगा। उसके बाद आपको किसी तरह फिल्म मिल गई, अब ज़रूरी नहीं कि पहली फिल्म में आपको इतने पैसे मिले कि आप लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सके। दूसरा काम नहीं मिला, फिर से डिप्रेशन में जाने लगोगे, फिर आप क्वेश्चन करने लगोगे अपने बारे में, अपने सवाल के बारे में कि यार मैंने क्या सही सुना, जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि क्या मैंने सही सोचा था। तो इसीलिए मैंने तो जो खुद के लिए मैं कर सकता था, मैं मुंबई शिफ्ट नहीं हुआ कभी। मैं मुंबई जाता हूँ, शूट करके आ जाता हूँ। मेरे साथ एक प्लस पॉइंट और था कि मैं कहूँगा कि मेरी वाइफ और मैं, हम में से कोई एक अगर अपना सपना पूरा कर सकता था तो उसने मेरा साथ दिया कि मैं अपना सपना पूरा कर सकूँ। तो यही वजह है कि मैं इतना काम, ऑब्वियसली दिल्ली में रहकर काम करना बहुत मुश्किल है। मुंबई अगर आप नहीं जा रहे हो, लोगों से नहीं मिल रहे हो, नए नए प्रोजेक्ट्स पे बात नहीं कर रहे हो, तो मेरे लिए कहीं ना कहीं मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा मेरी वाइफ के लिए कि हाँ ऐसा हुआ। बट जिनके साथ अगर ऐसा नहीं है तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि यार, क्योंकि एंड ऑफ द डे तो आपको कैमरे के सामने दिखना है तो उसमें आपकी दिक्कतें नहीं दिखा सकते, आप अपनी परेशानियां नहीं दिखा सकते, आपको अपना टैलेंट ही दिखाना है। तो ये चीज़ दिमाग में रखनी बहुत ज़रूरी है कि भैया अगर फिल्म नहीं भी चली तो दुनिया ख़त्म नहीं हुई है। मैंने कहा ना, आइसक्रीम तो पिघल ही रही है। तो काइंड ऑफ एक बैकअप प्लान हाँ, तो अच्छा है। पढ़ाई लिखाई तो बहुत ज़रूरी है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो वही जैसे हम बात कर रहे हैं कि अगर गूगल नहीं होगा तो क्या आप जीके ख़राब कर लोगे? अपनी जीके इतनी तो रखो, अपना टैलेंट या अपनी स्किल इतनी तो रखो कि यार अगर नहीं भी हुआ, कुछ नहीं हुआ तो सर्वाइव तो करना है ना, लाइफ तो जीनी है। और लाइफ इतनी, आप मतलब इतने नहीं आप ऐसे हो सकते कि यार सिर्फ खुद के बारे में सोचो। अगर मैं आज फिल्म छोड़ दूँ, मेरी फैमिली तो है ना, उनकी तो खुशियाँ अभी भी है ना, उनके सपने तो अभी भी है ना। तो एज ए हस्बैंड, एज ए फादर, तो मुझे वो सब तो करना ही है ना। तो हाँ ठीक है, ऐसा होता है, लेकिन इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री ऐसी ही है और सभी के साथ है, चाहे बिजनेस भी हो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, कभी कोई काम चलता है, कभी कोई स्टार्टअप चल जाता है, कभी नहीं चलता। तो हैव टू बी प्रिपेयर्ड। ऑल्सो आप इस इंडस्ट्री में इतने टाइम से हैं, तो कोई ऐसा अनकंफर्टेबल ट्रुथ इस इंडस्ट्री का जो आपको भी परहैप्स पहले नहीं पता था, बट विद टाइम पता लगा एंड यू एक्सेप्टेड इट एज इट इज? अब पता नहीं ये कितना, लेकिन मुझे ऐसा फिर समझ में आया कि यार फिल्म रिलीज़ करना इतना इजी नहीं है। ओके। जैसे अब जब मैंने शुरू किया था ना, तो मैं सोचता था कि
मैंने कुछ कमाल लिख दिया है, अब तो ये बस चल जाएगा, बन जाएगी, बट ऐसा है नहीं। आपने कमाल लिखा है वो ठीक है, लेकिन अगेन एंड ऑफ द डे ये किसी का बिजनेस है, और उसको अगर वो आइडिया पसंद नहीं आ रहा तो वो तो वही बनाएगा जो उसको बनाना है, और उसको वो बनाना है जो देखने के लिए लोग सिनेमा पर आएंगे, वो भी गलत नहीं है। ऑब्वियसली कोई बिजनेस ही कर रहा है ना, तो सिनेमा पर वो चीज़ आएगी जिसे देखने लोग आएंगे। तो धीरे धीरे ये बात समझ में आई कि यार ऐसा नहीं है कि लोगों के पास स्टोरी आइडियाज़ अच्छे नहीं हैं, या अच्छे राइटर्स नहीं हैं, या अच्छे डायरेक्टर्स नहीं हैं, या अच्छे एक्टर्स नहीं हैं, अच्छे टेक्नीशियंस नहीं हैं। मैटर ये भी करता है कि उस टाइम पे हर 6 महीने में चेंज हो जाता है सिनेमा। अभी जिस तरह की फिल्में चल रही है, अभी आप देखेंगे तो अभी एक होड़ सी मची है कि कौन सी फिल्म ज़्यादा ब्रूटल है, किसका एक्टर ज़्यादा ब्रूटल है, किसके ज़्यादा खून लगा हुआ है, किसने ज़्यादा पैनी चीज़ों से मारा है। ये एक दौर चल रहा है। पीछे थोड़ा जाओगे तो रोमांटिक था, आगे जाके मे भी फिर चेंज हो जाएगा। तो ये बात समझ में आई कि यार कि आप में इतनी समझ और इतनी पेशेंस होनी चाहिए कि जो आपने लिखा है या जो आपने सोचा है मे भी अभी ना बने, बाद में बने, और ज़रूरी नहीं है कि सिनेमा तक जाए, ये ज़रूरी नहीं है। और वो शुरू हो गया है, क्योंकि मैं इंडस्ट्री से हूँ तो मैं एक बात जानता हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है जब तक वो फ्लोर पर ना पहुँच जाए। और तब तक उस फिल्म के बारे में ज़्यादा बोलना नहीं है जब तक उसका लास्ट डे का रैप अप ना हो जाए। तो कल परसों तक आपको नहीं बोलना। हाँ बिल्कुल। ओके। यही वजह है, अभी इसको लेकर मैंने कुछ ऐसा डाला नहीं है। हाँ करेक्ट। इतनी ज़्यादा रिवीलिंग मैं नहीं करता, ये शायद नहीं होना चाहिए ऐसा, बट मेरे साथ ऐसा ही है कि आप काम कर जाओ, आप काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाओ, और फिर सरप्राइज़ करो अपने काम से। ना कि मैं इतना ज़्यादा बोलता चला जाऊँ कि उसके बाद जब लोग देखने बैठे तो लगे अरे यार इतना तो तूने पहले ही बता दिया था, मज़ा ही नहीं आया। ओके। एंड सिंस हम अनकंफर्टेबल ट्रुथ की बात कर रहे हैं, सिनेमा की बात कर रहे हैं, तो एक बहुत 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 कॉमन चीज़ है कास्टिंग काउच को लेके भी लोगों को रहता है, स्पेशली फीमेल्स के लिए ज़्यादा होता होगा, मे बी मेल्स के लिए भी होता होगा। तो इज़ इट एज रियल एज सुनने में आता है? देखिए बुराइयाँ तो हर काम में कहीं ना कहीं है। जहाँ किसी के पास इतना है कि यार वो किसी को देने से पहले उसका फ़ायदा उठा सकता है, तो चाहे वो ये इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, सभी जगह है। लेकिन हाँ, पहले ये होता था कि पहले सिर्फ लड़कियों को खतरा होता था, आजकल लड़कों को भी खतरा है और वो तो अननेचुरल भी है। तो अभी पॉश दोनों साइड की ज़रूरत है, एक हाँ, साइड अब दिक्कत बढ़ गई है। हाँ एक्चुअली में अब दिक्कत लड़कों के लिए ज़्यादा बढ़ गई है। ओके। हाँ, मुझे अभी मैं अगर बात करूँ ऑनेस्ट होकर, तो लड़कियों के लिए तो शुरू से ही खतरा था कहीं ना कहीं, लेकिन अब मुझे लड़कों के लिए ज़्यादा खतरा लगता है। ओके। हाँ, अब ये सच है। ओके। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होता ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सिनेरियो चेंज हुआ है अभी कुछ साल में। लेकिन सिंपल चीज़ है कि बुरे लोग बुरे हैं, अच्छे लोग अच्छे हैं, हर जगह हैं। आपको अगेन इंटेंशन वाली बात है। मैं एक्टर हूँ, मुझे अगर कोई चीज़ समझ में आ रही है कि कोई चीज़ गलत है तो मैं हट जाऊंगा ना पीछे। एंड आई थिंक बॉलीवुड या जब मूवीज़ में ना वो जो भी चीज़ होती है, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव, वो ज़्यादा लाइमलाइट में आ जाती है। अदरवाइज तो आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, चैलेंजेस हो, सिमिलर चैलेंजेस आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल। बस वो मे भी उतना लाइमलाइट में नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बॉलीवुड की जो इंडस्ट्री है वो लोगों के सामने है। अभी एक एक्टर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि उनकी लाइफ प्राइवेट है ही नहीं। एक्टर को कोई भी कुछ भी बोल देता है, कुछ भी बोल देता ना कि अरे यार तू कहाँ अच्छा दिखता है, तू कैसे हीरो बन गया, तुझसे अच्छा तो मैं दिखता हूँ, तुझसे अच्छी फिजिक तो मेरी है। तो ये तो चीज़ें सिर्फ इंडस्ट्री के लोग, बॉलीवुड के लोगों को ही बोल सकते हो आप, इंडस्ट्री के लोगों को। तो ये बड़ी अजीब बात है कि बड़ा ईजी हो जाता है क्रिटिसाइज करना। करेक्ट। तो इसलिए जब भी कुछ ऐसी बात होती है तो ऐसे वो दिखने लगती है कि अरे यार पता नहीं क्या हो गया। तो सबके साथ है, तो पहले भी होता है, आगे भी होता रहेगा। अगेन आपकी इंटेंशन क्या है, आप अच्छा काम करना चाहते हो आप करो। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ, हालांकि अभी पर्सनली बोलूँ तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है कि मुझे किसी ने अप्रोच किया। कि सिंपल चीज़ है यार, हम फोकस्ड हैं ऑलरेडी, भैया काम करना है, अच्छा काम करना है, कुछ एक्टिंग करके दिखानी है, कुछ सिनेमा दिखाना है। कल को कोई नाम ले तो याद करे तो हमारी फिल्म का रेफरेंस दे कि यार देखो उस फिल्म में ऐसा हुआ था, ऐसा हम कुछ काम करना चाहते हैं। तो हम उस तरफ जा ही नहीं रहे, सोचा ही नहीं है। ओके। ऑल्सो अगर हम एक्टिंग एंड एक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो डू यू थिंक ऐसा होता है बहुत बार कि जैसे कोई एक्टर है, उनकी एक जॉनर में मूवीज़ बहुत हिट हो गई
उनका वैसे ही वो टाइप कास्ट हो गए एंड व्हेन ही डिड समथिंग एल्स वो लोगों ने नहीं पसंद किया. ये होता है कॉमन बहुत. बिकॉज जैसे मैं अगर बात करूँ इमरान हाशमी की, तो एक टाइम था व्हेन ही वाज वेरी पॉपुलर अमंग्स द क्राउड एंड वो एक उनका स्पेसिफिक जॉनर था जहाँ पे वो बहुत फेमस थे. व्हेन ही डिड समथिंग एल्स वो उतना नहीं चले. ऐसा दिस इज रियल. हाँ बिल्कुल है. अभी आप सनी देओल साहब की गदर आई है, गदर 2 आई है, बॉर्डर 2 आई है. आप सडनली अगर वो रोमांटिक करे आप जाओगे? एक्टर करने को तैयार है. अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ, एक्टर तो करने को तैयार है. सनी देओल साहब तो कर लेंगे, लेकिन क्या हम जाएंगे? हम देखेंगे? नहीं देखेंगे. जैसे हमें पता लगेगा सनी देओल साहब की फिल्म आ रही है, हम सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा एक्शन. अगर हम बोले कि यार नहीं यार उसमें ना वो गरीब का रोल कर रहे हैं जिसके पास खाने को नहीं है, आप शायद OTT पर भी नहीं देखोगे. एज एन एक्टर सब तैयार है, सब काम करने दे, लेकिन बात वही है कि यार लोगों को जो कहीं ना कहीं लोगों की पसंद के हिसाब से फिल्म, जैसे हम शुरू में बात की कि यार सिनेमा वैसा होगा जैसे लोग देखना चाहेंगे. अभी धार्मिक फिल्में देखना शुरू कर दे लोग, तो सारी फिल्में धार्मिक बनेगी. क्यों नहीं बनेगी? सपोर्ट तो करे लोग पहले. तो ऐसा है कि कुछ एक्टर्स, काफ़ी एक्टर्स है, कुछ नहीं, जिनकी एक खास तरह की फिल्म चलती है, बट जब वो कुछ डिफरेंट करते हैं ट्राई, तो नहीं चलती है. नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब ने रोमांटिक की, एक दो नहीं चली. करेक्ट. ओके, ठीक है. तो जैसे जब हम ज़िंदगी की बात करते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी का एक वो एंड गोल जो होता है वो मोक्ष होता है. आपके लिए एक्टिंग में, मूवीज़ में ऐसा कुछ है, एक यू नो समथिंग दैट यू वांट टू अटेन, दैट्स लाइक द एंड गेम फॉर यू? हाँ, मेरा एक बचपन का सपना है. अब बचपन में देखा था, अब लगता है दुनिया देखकर कि अगेन जो मैंने बात कही शुरू में, हमें ऐसा लगता है कि मैं तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा. तो बाद में रियलाइज़ होता है कि नहीं भैया, दुनिया वैसे नहीं चलती, थोड़ी अलग है, हार्श रियलिटी है ये. बट मेरा एक सपना है कि मैं ऑस्कर शोज़ बचपन से ही देखता आया हूँ. कोडैक थिएटर का वो रेड कारपेट ना मेरे बचपन से दिमाग में छपा हुआ है. तो ये कहना तो एक बच्चे के लिए तो कहना बहुत अच्छा था कि मैं ऑस्कर जीतूंगा एक दिन. तो अगर मैं अपने बचपन से पूछूं तो ऑब्वियसली मैं वो ऑस्कर कोडैक थिएटर पे चाहता हूं कि मेरे हाथ में कभी हो, और मैं उसे एज ए इंडियन एक लेना चाहता था अवार्ड को, कि यार मैंने कुछ अचीव किया. तो कहीं ना कहीं हाँ, अगर वो होता है तो मुझे लगेगा यार मैंने जो बचपन में सोचा था, चाहा था, वो हो गया. वाओ. तो आई थिंक शायद, मतलब आई एम होपफुली ये हो जाए और तो फिर हम बहुत इस अच्छी बात है. पॉडकास्ट की क्लिप डालें कि यहाँ पे आपने मैनिफेस्ट किया था और देखो ये पूरा हो गया. क्योंकि आज मुझे पता लग चुका है दिग्गज बैठे हुए हैं यार. तब मैं डैनी डे लुइस को देखा नहीं था. नहीं, बट यू नो लेट्स से हो ही जाए. आई मीन हो जाए. हाँ बिल्कुल. ठीक है. तो सो अगेन कमिंग बैक टू द इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री में ऑब्वियसली सस्टेन करने के लिए आप एंटर कर गए हो, सस्टेन करने के लिए टैलेंट इंपॉर्टेंट है. बट टैलेंट के अलावा क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट? इज इट कनेक्शंस ही आपको आगे तक ले जाते हैं? ये बिल्कुल सच है. कनेक्शंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ऐसा नहीं है कि जिसको फिल्म मिली है वो सबसे अच्छा एक्टर है. वो कनेक्ट कर पाया, वो दिख पाया, वो उन लोगों तक पहुंच पाया जो फिल्म बना रहे थे, उसके कनेक्शन थे या कुछ था, तो उसको फिल्म मिली है. ये बात बहुत ज़रूरी है कि आपके कनेक्शंस होते हैं, तो जब आपके पास काम नहीं होता आपको और काम मिलने में आसानी होती है. अगर कनेक्शंस नहीं है तो फिर आपको दिक्कत होती है. कनेक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री के अंदर. और वो भी आई थिंक एक स्किल होती है कि आप कैसे बिल्कुल कनेक्शंस बिल्कुल. बनाकर. ये हो सकता है कुछ लोग इसको कुछ मजाक में कुछ गलत बोल दें, बट ये एक स्किल है कनेक्शन बनाना, कि आप किसी से मिले और वो आपको याद रखे. बिल्कुल. तो ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है. हमारी इंडस्ट्री में तो मैं ऑब्वियसली कहूँगा कि कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हम एक आपके साथ छोटा सा रैपिड फायर राउंड करने वाले हैं अब. वील डू द रैपिड फायर, बट एक सेकेंड. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल्म्स और OTT? फिल्म्स. मेथड एक्टिंग और इंस्टिंक्ट? इंस्टिंक्ट. ओके. अ जॉनर यू आर स्केयर्ड ऑफ? रियल लाइफ. ओके. फेम ओवररेटेड और मिसअंडरस्टूड? मिसअंडरस्टूड. ओके, ठीक है.
आपको लगता है कि इस इंडस्ट्री में जो आता है उसका सबसे ज़्यादा एक ड्राइविंग फैक्टर फेम होता है? ज़्यादातर लोगों का ज़्यादातर लोगों का। डिपेंड करता है आप हीरो बनने जा रहे हो या एक्टर बनने जा रहे हो। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि जो हीरो बनने जाएगा वो काम मिलते ही पहले जिम जाएगा। जो एक्टर बनने आया है वो पहले एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा कि मुझे काम मिला है तो मुझे प्रूव करना है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो दोनों में ये फ़र्क है। शाहरुख खान साहब इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, जो हीरो भी है और एक्टर भी है, इसीलिए वो किंग ऑफ हार्ट्स है। और कोई ऐसा एग्जाम्पल जो हीरो है? नहीं ले सकता। ओके, आई थिंक एक्टर का ले सकते हो आप, बट हाँ हाँ, हीरो एक्टर का का ले सकता हूँ। बट कोई ऐसा एग्जाम्पल जो आपके नज़रिए में ओवररेटेड है? आप क्या ऐसा कोई नाम ले एक्टर सकते हैं? हाँ, अपना ही नाम ले सकता हूँ। ये तो आपने बहुत ज़्यादा सेव कर दिया। तो कोई अंडररेटेड है उनका नाम? हाँ, मैंने बताया विपिन शर्मा जी। विपिन शर्मा जी, ओके। डायलॉग हैवी रोल और साइलेंट परफॉर्मेंस? साइलेंट परफॉर्मेंस। ओके, ठीक है। कमर्शियल सक्सेस और क्रिटिकल अक्लेम? दोनों दोनों चाहिए। गो हैंड इन हैंड ऑब्वियसली, क्योंकि अगेन एंड ऑफ द डे इट्स अ बिजनेस। करेक्ट, करेक्ट। एन इंटरनेशनल एक्टर दैट यू एडमायर डीपली? डैनियल डे लुइस, रॉबर्ट डिनीरो, मार्लन ब्रांडो, कॉलिन फैरल, जेनिफर लॉरेंस। मूवीज? फेवरेट मूवी? इंटरनेशनल भी, इंडियन भी? देखिए, अब फिल्म की अगर मैं फेवरेट फिल्म की बात करूं तो पहले तो बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक फिल्म का ना मैं नाम इस तरह से ले सकता हूं कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ओके। कि सिनेमा इस तरह का भी हो सकता है। हम्म, तो वो एक फ़िल्म मेरे लिए वाइट बलून है, जाफ़ा पनाही की। और मेरे फेसबुक अकाउंट में मैंने फेवरेट फिल्म सिर्फ वही डाली हुई है, ओके। क्योंकि आप मुझे रिसोर्सेज दे दो, आप मुझे सब कुछ दे दो, मैं शायद बहुत कुछ बना सकता था जो मैंने देखा है, लेकिन मैं वो फिल्म नहीं सोच सकता था कभी भी। क्या जॉनर है मूवी का? उसकी कहानी सिर्फ इतनी सी है फिल्म की, और उसके मेनली एक कैमरा एंगल पर ही है वो फिल्म। सिर्फ इतनी है कि एक छोटी सी लड़की है, उसको गोल्ड फिश खरीदनी है, और वो गोल्ड फिश के लिए पैसे पूछती है। तो उसकी माँ, उसके फादर नहा रहे हैं और वो आवाज़ मारते कि बेटा टेबल पर पैसे रखे, तू ले जा। वो नोट वहाँ से लेती है, वो नोट बड़ा है, जितनी की गोल्ड फिश है उससे बड़ा वो नोट है। वो लेकर जाती है, गोल्ड फिश खरीदने जा रही है, और वो नोट उससे सीवर में गिर जाता है, और वो लड़की उसको निकाल नहीं सकती, वहीं सीढ़ी पर बैठ जाती है। अब वहाँ एक फौजी आता है और उसके पास बैठता है, और यही पूरी फिल्म है। मैं हैरान हो गया देखकर कि इस लेवल का सिनेमा है। फेवरेट फिल्म आप कहोगे, मैं इजीली क्रिस्टोफर नोलान, स्टीवन स्पीलबर्ग, वॉन्ग कर-वाई, मैं सबकी तारकोस्की की स्टॉकर, मैं सब बता दूंगा। लेकिन ऐसी फिल्म जो आपको सोचने पे मजबूर करे, मैं नहीं सोच सकता था यार कि सिनेमा ऐसा, एक छोटी सी लड़की, मुश्किल से वो 6-7 साल की भी नहीं है शायद, और आपको कहीं नहीं लगेगा कि वो एक्ट कर रही है। इवन मुझे आज भी नहीं फील होता है कि उसको कैसे करवाया उन्होंने एक्ट, मुझे नहीं पता, क्योंकि ईरानी फिल्मों की ये खासियत है, आपको फील नहीं होगा कि कब एक्टिंग हो रही है और कब नहीं हो रही। तो वो फिल्म मैं कहूँगा ऑब्वियसली वाइट बलून। और द बैंड्स विजिट एक इजिप्ट की फिल्म है, द बैंड्स विजिट कमाल की फिल्म है, प्योर सिनेमा है। एक बैंड है जो परफॉर्म करने के लिए इजिप्ट में आया है, उनकी बस छूट गई है, उनको एक रात बितानी है। उस बैंड के लोगों की जो उन्होंने दिखाया है रिलेशन, किस तरह से चेंज होता है एक रात के अंदर, कैसे वो बात करते हैं, कैसे वो सोचते हैं, पूरी लाइफ आपको नज़र आती है। और लास्ट में जब वो परफॉर्म करते हैं वो गाना, मुझे उस भाषा में भी आता है, ओके। इतना कमाल की वो फिल्म है बैंड्स विजिट। और वाइट बलून में कहूँगा हर किसी को देखनी चाहिए, फिल्म मेकर को खासकर। कोई ऐसा रोमांस जॉनर में मूवी जो आपको बहुत पसंद आई? इन द मूड फॉर लव, वॉन्ग कर-वाई, कमाल की फिल्म है। एक एक फ्रेम, म्यूजिक, परफॉर्मेंसेस, आप जैसे किसी से प्यार करते हैं, आप उस फिल्म से प्यार करने लगेंगे। ओके। ये खतरनाक फिल्म, बहुत मतलब मुझे, मेरा फेवरेट जॉनर है और मैंने ये मूवी नहीं देखी है, तो आप मुझे देखिए, तो आप देखनी पड़ेगी। आप हाँ, मेरे ख्याल से ये फिल्म अब शायद फिल्म स्कूल्स में भी दिखाई जाने लगी है। ओके। इन द मूड फॉर लव कमाल की फिल्म है, ज़रूर देखनी चाहिए। और इंडियन ऐसा मूवी समथिंग, या मे बी ऐसी कोई इंडियन मूवी जिसको आपने, जिसने आपको सरप्राइज किया हो, आपने नहीं एक्सपेक्ट किया था एंड इट टर्न्ड आउट टू बी वेरी गुड? वैसे तो बहुत सारी फिल्म्स हैं, हाँ। बट एक फिल्म मैंने सत्यजीत रे साहब की ना एक शॉर्ट फिल्म देखी थी, दोनों, आई थिंक फिल्म का नाम है, 15 या 17 मिनट की वो फिल्म है,
और मैंने इतनी इम्पैक्टफुल फिल्म मैंने नहीं देखी थी उससे पहले। फिल्म्स तो देखिए बहुत सारी है, भरा पड़ा है हमारा इतिहास, इतनी खूबसूरत फिल्में हैं, इतनी कमाल की फिल्में हैं, लेकिन 10-15 मिनट के अंदर अपनी बात कह जाना। जो लोग सोचते हैं कि यार मैं हिम्मत नहीं कर पाते कि यार मैं फ़िल्म कैसे देखूं सत्यजीत रे साहब की, कि मैं पाथेर पंचोली में कैसे देखूं, ये कैसे देखूं, मैं कहता हूं उनको ये देखनी चाहिए फिल्म। ये 15 मिनट की आप फिल्म देखोगे, 12-15 मिनट की फिल्म है, आपको समझ में आएगा कि सिनेमा किसको कहते हैं। ओके। सिर्फ 2 बच्चों की कहानी है, एक जो बालकनी में ऊपर खड़ा है खिड़की पे, और एक बच्चा जो नीचे खड़ा है, और उसमें उन्होंने सब कुछ दिखा दिया। देखने वाला समझ जाएगा कि वो कितना कुछ कह गए। ओके। कमाल की फिल्म है। तो आई गेस ऐसी मूवीज आपको ज़्यादा पसंद आती हैं जहाँ पे उतना कुछ डिपिक्ट नहीं है बट आपको वो समझ ज़्यादा आ रहा है कि आप मूवी से ले बहुत कुछ पा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। वन ऑफ द मूवीज जो मैंने ऐसे देखी है, इट्स अ कोरियन मूवी, मोमेंट टू रिमेंबर, आई थिंक ऐसे ही कुछ उसका नाम है, जिसपे अभी ये सैयारा बेस्ड है। आई डोंट नो आपने देखी होगी या नहीं, उसका कोरियन एडिशन बहुत बहुत अच्छा है वो। ये तो उतना नहीं है। कोरिया की तो आप थ्रिलर देखो, फॉरगॉटन देखो आप, और हाँ। वो देखो आई सॉ द डेविल देखो आप कितनी कमाल की फिल्में हैं, नेक्स्ट लेवल लिखते हैं वो लोग। कोरिया का ओल्ड बॉय देख लो आप, कितनी फिल्में बन चुकी है उससे मिलती जुलती। कोरियन सिनेमा तो बिल्कुल डिफरेंट ही है। ओके। अ फिल्म दैट चेंज्ड हाउ यू लुक एट एक्टिंग। मनोज बाजपेयी इन कौन, ओके। सत्या, डीडी लुइस इन लिंकन, कॉलिन फेरल इन अलेक्जेंडर, रॉबर्ट डी नीरो, बहुत छोटा रोल है उनका लेकिन अमेरिकन हसल, कि मैं सोच नहीं पा रहा था कि, और ईरानियन फिल्म तो बहुत खासकर मैं कहूँगा बहुत सारी Okay. फिल्म है। सेजन गबई करके एक्टर है इजिप्ट के, मतलब नेक्स्ट लेवल है यार ये एक्टर्स। इन्होंने सोचने पे मजबूर किया कि ऐसे भी एक्टिंग होती है। क्रिस्टियन बेल बहुत अच्छे एक्टर हैं, आप उनका काम देखो, जिस तरह से वो ट्रांसफॉर्म करते हैं खुद को, कमाल है। हमारे इंडिया में भी है, दिलीप कुमार साहब की फिल्म, 1-2 हैं ऐसी फिल्म्स कि देखकर यकीन नहीं होता कि यार कैसे कर गए, यार कैसे हो सकता है इस लेवल का एक्ट। तो हाँ, ये कुछ फिल्में जो मैंने कही, मुझे फील हुआ कि यार ये बहुत अच्छा, बहुत एक अलग प्रोफेशन है, ऐसा प्रोफेशन है जिसको सीरियस लिया जाना चाहिए, लोग लेते नहीं हैं शायद। आप अगर लिंकन देखोगे फिल्म, तो उनको जब आवाज़ मिली, जब लिंकन की, उनको डेनियल डे लुइस को, उन्होंने आवाज़ को भी ढूंढा कि लिंकन कैसे बोलता था, कैसे बात करता होगा, कैसे इमोशंस दिखाता होगा, तो उन्होंने उस आवाज़ को ढूंढा। इस लेवल का उनका डेडिकेशन है। तो उनकी फिल्म तो मैं जब भी देखता हूँ तो वो सरप्राइज़ ही करते हैं, और हमेशा ये लगता है कि यार लेवल ही नेक्स्ट है। और ऐसे कोई रीसेंट टाइम्स की मूवीज या कोई रीसेंट एक्टर्स की मूवी जो आपको लगा हो कि यार कमाल की एक्टिंग कर दी, ऐसा कुछ हाल फिलहाल में मुझे एक्टिंग लेवल पर तो ऐसी कोई नहीं फिल्म लगा? नहीं मैंने देखी, लेकिन हाँ राइटिंग लेवल पे मैंने महाराज या महाराजा जो है विजय सेतुपति जी की जो है, ओके। वो सरप्राइज़ कर गई कि यार ये कमाल कर दिया। ओके। बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने, बहुत बहुत अच्छा लिखा है। और एक फ़िल्म है, अगर मैं नाम से ले रहा हूँ, मलयालम फिल्म है इराटा, जीतू जॉर्ज की। ओके। और ये फिल्म्स वो हैं जिसमें ना आप जज नहीं कर सकते, जो सिर्फ आपको हैरान करती है कि ऐसा कैसे हो सकता है यार। क्योंकि देखिए, आप कितनी भी आप मैग्नम ओपस देख लीजिए, आप मेगा बजट देख लीजिए, लेकिन फिल्म आपको वही छुएगी जिसमें कुछ लाइफ की बात होगी, है ना। तो जिन फिल्म से ऐसा लगता है देखने के बाद कि यार ये तो सोचा भी नहीं था, ये कैसे हो गया, तो ये फिल्म्स हैं ऑब्वियसली जो मैंने अभी कुछ टाइम में मैंने देखी। मैं रात में कभी फिल्म नहीं देखता, बट ये फिल्म्स ऐसी थी, मैं टाइम की परवाह नहीं की। मैंने शायद सुबह 3-3:30 बजे तक फिल्म देखी है। एंड तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, फिल्म कहाँ से शुरू हुई, कहाँ जाके ख़त्म हो रही है। बहुत अच्छी फिल्म है। कोई ऐसी मूवी जिसने आपको रुला दिया हो, ऐसा कुछ? हाँ, बहुत फिल्में अच्छी नहीं होती तो बहुत रोता हूँ क्योंकि मेरी बीवी देख रही है मैं बंद नहीं कर सकता। ओके। अ लैंग्वेज you'd love to act in besides हिंदी? ऑब्वियसली इंग्लिश फिल्मों में मेरा काम करने का बहुत ज़्यादा मन है।
बहुत बहुत ज़्यादा मन है। अभी कुछ टाइम से तो मैं पंजाबी भी करना चाहता हूँ। लेकिन इंग्लिश क्या है ना, इंग्लिश एक वर्ल्ड लैंग्वेज है। आप जब वो लोग प्रमोशन करते हैं तो वो चाइना, इंडिया, यूरोप घूमते हैं। हम लोग जब प्रमोशन करते हैं तो इंडिया में ही घूमते हैं। तो एक बार आप उस प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली आप दुनिया को दिखते हैं। जैसे अभी पैरासाइट जब जीती तो उन्होंने कहा कि आप एक बार उस 1 इंच के बैरियर को दूर कर लीजिए जो सबटाइटल का बैरियर है, तो फिर दुनिया जानती है कि आप आर्टिस्ट हो। तो ऑब्वियसली इंग्लिश वो एक लैंग्वेज है। ऐसी कोई इंडियन मूवी, ऐसा कोई रोल यू विश यू हैड डन? वैसे तो बहुत सारे हैं और इस वक्त तो ऐसे याद करने भी मुश्किल है, पर अगेन मनोज बाजपेयी इन कौन एंड सत्या, और शाहरुख खान साहब इन कल होना हो। ओके। कल होना हो, चक दे इंडिया, और शाहरुख खान इन देवदास आल्सो। ये तो हम कर ही नहीं पाएंगे ना, तो हम नाम क्यों लें। आपको पता है उसमें लास्ट का सीन अगर आप देखें तो उनके चेहरे के ऊपर मक्खियां हैं। हाँ। पता है कैसे किया है वो सीन? नहीं, कुछ लगा हुआ क्या कि कुछ शहद वहद? हाँ, उसको भी नहीं पता था। उन्होंने उसी पोजीशन में लेटे हुए कहा कि शहद लेकर आओ। वो लगाया और वो सीन देखिए कितना अच्छा है। अब बात यहाँ पर ये आती है, क्या उनको ज़रूरत है ये सब करने की? वो वैसे ही शाहरुख खान है ना वो तो, लेकिन वो फिर भी कर रहे हैं यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना सोच रहे हैं। तो यही बात कि जो नए लड़के भी एक्टर बनना चाहते हैं उनको भी कितना सोचना पड़ेगा, जिसमें उनका सीनियर जो दुनिया जीत चुका है फिर इतनी मेहनत कर रहा है। कि सिर्फ शर्ट उतारने से नहीं होगा। नहीं हो सकता। एक बार 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, लेकिन उसके बाद तो ऑब्वियसली। इफ यू कुड गो बैक इन टाइम एंड सेट या रीसेट बटन आप दबा पाओ, वुड यू स्टिल चूज एक्टिंग एंड दिस जर्नी? बिल्कुल, लेकिन शायद अब की बार मैं जल्दी एक्सेप्ट कर लूँगा कि मुझे एक्टर बनना है। अच्छा, ये एक्सेप्ट करने में मैंने बहुत टाइम लिया। ओके। क्योंकि ऑब्वियसली जिस टाइम पे हम शुरू कर रहे थे तो इस तरह से नहीं होते थे। हीरो बनना एक अलग चीज़ होती थी। हाँ, सब कुछ फिजिक के ऊपर और अपीयरेंस के ऊपर था। ये तो जैसे नसीर साहब आए, उनकी एक फिल्म है, वो भी मैं करना चाहूँगा। सदगति एक फिल्म है, शायद सत्यजीत रे साहब की ही फिल्म है वो, बहुत कमाल की फिल्म है। तो सत्यकाम साहब में आप धर्मेंद्र जी को देख लो, आप पहचान नहीं पाओगे। तो ये कुछ फिल्में हैं, जो बहुत सारी फिल्में, कहाँ तक नाम लेंगे हम, जो मैं करना चाहता या कर सकता था। तो ऑब्वियसली तो यू वुड स्टिल चूज दिस जॉब? एक्टिंग ही, कुछ और नहीं, बट एक्सेप्ट जल्दी करता, बस ये फ़र्क है। ओके। इफ यू कुड हैव वन सुपर पावर, व्हाट वुड इट बी? सुपर पावर कुछ भी आप कर सकते हो। शायद मेरा सुपर पावर कहें, उसको क्या कहें, कि मेरे पास ये लिबर्टी होती कि जो मैं चाहता हूँ बनाना, फिल्म्स दिखाना मैं चाहता हूँ, वो मैं बना सकूँ। ओके। क्योंकि हर किसी का सिनेमा अलग है। सिनेमा कहीं ना कहीं सबका सेम है और सबका अलग है। तो एग्जैक्टली मैं इस पोजीशन में पहुंच जाऊं कि जहां मैं वो दिखा सकूं जो मैं चाहता हूं, ना कि जो सिर्फ ऑडियंस देखना चाहती है। ओके, मतलब जो आप इमेजिन कर रहे हो, सोच रहे हो, वो आप ला भी पाओ। जिसमें फेलियर से ना डरूं, जिसमें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ना डरूं, जिसमें मुझे ये हो कि मैंने एक आर्ट बनाई मैंने और मैं लोगों को दिखाऊं। तो वो अगर मेरे पास सुपर पावर आ जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। ओके, ठीक है। विद दैट रैपिड फायर हमारा ख़त्म होता है। तो आप सांस ले सकते हो। Okay, I think, and with that also, we are coming towards the end of the podcast, and I think because हम हर podcast में ज़रूर पूछते हैं before ending कि जो भी हमें सुन रहा है उनके लिए एक कुछ मैसेज तो देना बनता है। अब लेट्स से बिकॉज हमने सिनेमा डिस्कस किया है यहाँ पे, हमने मूवीज़ डिस्कस करी हैं, तो कोई एस्पायरिंग एक्टर हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, प्रोड्यूसर हो सकता है, उनके लिए हम क्या मैसेज इस पॉडकास्ट के थ्रू दे सकते हैं? लाइफ के एक्सपीरियंस से अगर मैं एक बात कहूँ तो मैं ये कहूँगा कि आप जो भी आप बनना चाहते हैं आप बिल्कुल बनिए, ऑनेस्ट रहिए, इंटेंशन अच्छी रहिए, लेकिन अगेन लाइफ को सीरियस मत लीजिए। क्योंकि लास्ट टाइम जब हम ऑफ कैमरा मिले थे मैंने आपसे एक बात कही थी कि मैं आपसे वादा नहीं कर सकता, क्योंकि निभाने वाला मैं नहीं हूँ। दुनिया मेरे हिसाब से नहीं चलेगी। तो इसीलिए शायद लोग कहते हैं ना इंशाअल्लाह,
कि अल्लाह की मर्जी हुई तो, है ना, इंसान की मर्जी कुछ है नहीं। तो जो भी आप बनना चाहते हैं, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं आप उससे शुरू कीजिए। लेकिन अगर कुछ नहीं होता तो लाइफ एक बहुत बड़ा इवेंट है। देखा जाए तो जब तक बड़ा दुख नहीं आता ना, तब तक आदमी छोटे दुख को लेकर रोता ही रहता है। जब बड़ा दुख आता है फिर उसको रियलाइज होता है, अरे यार पिछली लाइफ तो कितनी अच्छी थी, मैं बेकारी में रो रहा था। तो लाइफ को जीना बहुत ज़रूरी है, खुश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग आपसे प्यार करते हैं वो आपसे अभी भी करते हैं, और आप सक्सेस नहीं करोगे तब भी करेंगे। तो कभी मायूस मत होना, कभी परेशान मत होना, काम करो, होता है ठीक है, नहीं होता तो कुछ और करो, लेकिन लाइफ को एंजॉय करो, सीरियस मत लो। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खुद को सीरियसली ना लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, एंड ऑल्सो बिफोर एंडिंग आप अपने फ्यूचर जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में अगर कुछ भी आप बताना चाहते हो। एक तो हमें पता है एक रोमांस मूवी बहुत जल्द लोगों को देखने को मिलेगी, एंड द स्टोरी विल ऑल्सो बी वेरी वेरी कमिंग ऑफ एज स्टोरी। तो उसके अलावा भी व्हाट इज़ द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो भी हैं? अभी रोमांटिक फिल्म है जो अभी जल्दी ही आ जाएगी। उसके अलावा एक वेब सीरीज़ है जो थ्रिलर है, स्टाइलिश है, बहुत ज़्यादा, लिखी भी है मैंने, एक्ट भी किया है, और जो रोमांटिक है इसमें भी मैंने एक्ट किया है, लिखी भी है। उसके अलावा एक प्रोजेक्ट है ठंडक, जो अभी फेस्टिवल्स में है, जिसमें अभी एक फेस्टिवल में मुझे जस्ट पता लगा है अभी 2 दिन पहले ही कि मैं बेस्ट एक्टर भी जीता हूँ उस फिल्म के लिए। और उस फिल्म ने सिर्फ बेस्ट एक्टर नहीं, उस फिल्म ने करीब 6 अवार्ड्स उसने जीते हैं, और वो फिल्म लगातार धूम मचा रही है। उसके अलावा भी 1-2 प्रोजेक्ट्स और हैं जिनके लिए बात चल रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मे बी इन 3 प्रोजेक्ट्स के बाद नेक्स्ट ईयर या इस ईयर के एंड में हम 2 प्रोजेक्ट्स और नए देखेंगे। वाओ, ओके, सो आई थिंक ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स। आई जेन्युइनली होप कि ये सारी मूवीज़, ये सारे प्रोजेक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और बहुत जल्दी आपको ऑस्कर मिले, सो दैट हम वो क्लिप डाल पाए। नहीं भी जीता तो मुझे पता है लाइफ को सीरियस नहीं लेना। राइट, ओके। On that note, we'll end this podcast here, and I hope that you enjoyed shooting this. बहुत ज़्यादा। And आपसे मिलना होता रहेगा फिर कभी किसी चीज़ के लिए। Thank you so much for joining us today. Thank you so much.